हाय दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोग राधे जीएस इनसाइड में। और जैसा कि हम लोग यूपीएसआई के लिए प्रैक्टिस सेट हल कर रहे थे और ये यूथ कंपटीशन का यूथ कंपटीशन के द्वारा बनाया गया प्रैक्टिस सेट है। और इसके द्वारा ना अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग प्रैक्टिस सेट गए हैं, जिसमें सामान्य अध्ययन के जो प्रैक्टिस सेट हैं इसमें लगभग 50 टोटल प्रैक्टिस सेट 50 है। और अमूमन आपके एग्जाम में इतने ही प्रश्न पूछे भी जाएंगे। तो देखिए, ये कहने के लिए बस यूपीएसआई का प्रैक्टिस सेट है, लेकिन यूपीपी और होमगार्ड जिसके लिए भी जितने लोग तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि यूपीएसआई के लिए, क्योंकि सामान्य अध्ययन के प्रश्न तो लगभग सेम ही रहते हैं। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए शुरू करते हैं। और इसमें क्या ना, इसमें हम लोग आज के वीडियो में काफ़ी एक तरह से कम 13 से या 20 तक प्रैक्टिस सेट, मतलब 13 से 20 तक प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे एक ही साथ में। तो काफ़ी लंबा ये होने वाला होगा। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए शुरू करते हैं और देखते हैं इसका पहला प्रश्न। और स्टार्ट करने से पहले कहना चाहूँगा कि अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर कर लीजिए, ताकि जब भी अगला वीडियो डाला जाए तो इसका नोटिफिकेशन आप लोग को मिले। तो देखिए, पहला ही कह रहा ना, भारतीय संविधान की उद्देशिका में अब तक कितनी बार संशोधन किया गया है? तो 3 बार, 5 बार, 1 बार या 8 बार। तो देखिए, भारतीय संविधान की उद्देशिका में ना अभी तक केवल 1 बार संशोधन किया गया है। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। और ये कब किया गया था? तो 42वें संविधान संशोधन माध्यम 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से किया गया था। ठीक है। और इसमें 3 शब्द जोड़े गए थे। एक तो समाजवाद, ये भी प्रश्न पूछता है कि जो शब्द जोड़े गए थे कौन कौन से। तो समाजवाद, और क्या है, एक पंथ निरपेक्षता। ठीक है। एक पंथ निरपेक्षता, और तीसरा क्या था? तो अखंडता था। तो कहने का मतलब 3 शब्द इसमें जोड़े गए थे। और 1 बार संविधान संशोधन किया गया, 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से। तो ऑप्शन सी इसका सही है। अगला है कि कोझिकोड बंदरगाह कहाँ स्थित है? उड़ीसा में, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु या केरल? तो देखिए, कोझिकोड बंदरगाह जो है ना, ये केरल राज्य में स्थित है। कहाँ पे? केरल राज्य में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। और इस देखिए, इसके पश्चिम में ना, पश्चिम में देखा जाए तो जो ये बंदरगाह है ये अरब सागर है, और पूर्व में वायनाड की पहाड़ियां हैं। ठीक है। और अगला है प्रश्न संख्या 3। तो ये कह रहा है कि भारत के महान्यायवादी के पारिश्रमिक पारिश्रमिक का निर्धारण करने का अधिकार किसके पास है? भारत की संसद, भारत के राष्ट्रपति, केंद्रीय कानून मंत्री या भारत के प्रधानमंत्री? तो देखिए, भारत के महान्यायवादी के पारिश्रमिक का निर्धारण करने का अधिकार है ना, जो है ना, ये भारत के राष्ट्रपति के पास है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। और देखिए, अनुच्छेद 76 के माध्यम से ना किस और महान्यायवादी का जो उल्लेख किया गया आर्टिकल 76 में किया गया, अर्थात अनुच्छेद 76 में किया गया, महान्यायवादी के बारे में बताया गया है। और अगला है प्रश्न संख्या 4। तो ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जिंक का एक अयस्क है? स्फेलेराइट, बोरनाइट या स्फटिक या चाकोसाइट? तो पूछा जिंक का एक अयस्क ना, तो देखिए इसमें जो ऑप्शन नंबर ए में दिया है स्फेलेराइट। स्फेलेराइट जो है ना, ये जिंक का एक अयस्क है। और जिंक के प्रमुख अयस्क और कौन कौन से देखा जाता है? एक तो स्फेलेराइट होता है, और एक जिंक ब्लेड होता है। क्या होता है? एक जिंक ब्लेड भी इसी का क्या है, जिंक ब्लेड है। उसके बाद एक और होता है कैलेमाइन होता है। ठीक है। क्या होता है? कैलेमाइन। ये सब किसके हैं? तो ये सब के सब ये जिंक के अयस्क हैं। तो ऑप्शन ए इसका सही है। और अगला प्रश्न है कि प्रश्न संख्या 5 ये कह रहा है कि गोलाकार दर्पण की परावर्तक सतह के केंद्र को क्या कहा जाता है? वक्रता केंद्र, मुख्य अक्ष, ध्रुव या वक्रता की त्रिज्या? तो देखिए, गोलाकार दर्पण की परावर्तक सतह के केंद्र को ना ध्रुव कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 6। तो ये कह रहा है कि प्राकृतिक स्थल पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है? प्राकृतिक स्थल पारिस्थितिकी तंत्र का। तो जल जीवशाला, झील, घास स्थल या महासागर? तो देखिए, प्राकृतिक स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के उदाहरण में देखा जाए ना, स्थलीय पूछा है। देखिए, इसमें प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत महासागर भी आ जाएगा, घास स्थल भी आएगा, जल भी आएगा, जीवन जल जीवशाला भी आएगा। लेकिन पूछा है स्थलीय पूछा है। ठीक है। तो इस पे ध्यान देना है। तो स्थलीय में क्या आएगा? केवल घास स्थल आएगा। बाकी ये जो इसका सही आंसर हो जाएगा घास स्थल होगा। बाकी ये महासागर, झील और जीवशाला ये सभी क्या आएंगे? प्राकृतिक, एक इसको हम लोग देख ही लेते हैं। ये प्राकृतिक जलीय पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत आएगा। ठीक है। बाकी ये घास स्थल है, स्थलीय अंतर के अंतर्गत आएगा। अगला है प्रश्न संख्या 7। तो ये कह रहा है कि भारतीय पर्यटन के स्वर्ण त्रिभुज में सम्मिलित शहर कौन से हैं? तो आगरा, दिल्ली तथा जयपुर, मथुरा, आगरा तथा ग्वालियर, आगरा, कानपुर तथा लखनऊ या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो देखिए, स्वर्णिम त्रिभुज ना उत्तर भारत का देखा जाए तो सबसे लोकप्रिय पर्यटन त्रिभुज है, जो 3 शहरों को जोड़ता है। और इसका एक प्रसिद्ध इतिहास भी रहा है। और इसके साथ ही ना इन स्थानों की सांस्कृतिक विविधता भी पर्यटन का एक तरह से मुख्य आकर्षण है। और इसके अंतर्गत आता है, एक तो आगरा आता है, उसके बाद दिल्ली आता है और जयपुर आता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। और देखिए, मानचित्र में जब दिल्ली, आगरा और जयपुर द्वारा देखेंगे ना, तो एक तरह से ये त्रिभुज के आकार का निर्माण करता है। ठीक है। तो जैसे कि मान लीजिए हम लोग यहाँ पर मैप देख रहे हैं। ठीक है। हालांकि बढ़िया नहीं है।
लेकिन फिर भी और जो एक जो भी हो बस ऐसा समझिए कि एक तो जयपुर पड़ता है यहाँ पे ये देखिए, ये जयपुर यहाँ पर राजस्थान में है, ठीक है। और आगरा यहाँ पे, आगरा को ए से लिख देते हैं और डी को दिल्ली से यहाँ से लिखेंगे, तो ये एक तीनों को मिलाएंगे ना तो एक तरह से एक त्रिभुज का आकार बनता है, ठीक है। तो इसी की वजह से इसको स्वर्ण त्रिभुज कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किसी कोशिका के भीतर केंद्र में स्थित विशिष्ट विशिष्ट गोलाकार संरचना को क्या कहा जाता है। तो इसका एग्जाम ऑप्शन देखते हैं क्या क्या है। तो पहले कह रहा है रंध्र, कह रहा है, उसके बाद क्या है कोशिका द्रव्य, फिर नाभिक और उसके बाद कोशिका झिल्ली। तो देखिए कोशिका के भीतर केंद्र में स्थित विशिष्ट गोलाकार संरचना को नाभिक कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और इसकी कभी कभी पूछता है ना कि इसकी खोज किसने किया था, तो रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। किसने, तो देखिए इसकी खोज जो है रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। कौन से, कभी कभी सन भी पूछ लेता है, तो ये सन था 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 9, ये कह रहा है निम्नलिखित में से किसे मांसपेशीय कंकालीय, क्या है, निम्नलिखित में से किसे मांसपेशीय कंकालीय अर्थात मस्कुलेस, क्या है, मस्कुलोस्केटल प्रणाली विशेष रूप से रीढ़ के यांत्रिक विकारों का निदान और उपचार कहा जाता है। तो ऑब्स्टेट्रिक्स या कायरोप्रैक्टिक्स चिकित्सा पद्धति या आर्थोपेडिक या जेरिएट्रिक्स। तो देखिए मांसपेशीय कंकाल तंत्र जिसे मुख्यतः मेरुदंड भी कहा जाता है, प्रणाली के यांत्रिक विकारों के निवारण निदान तथा उपचार के लिए ना कायरोप्रैक्टिक चिकित्सा पद्धति का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका ही सही होगा, कायरोप्रैक्टिक चिकित्सा पद्धति। ऑप्शन सी नहीं, बी सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित रेगिस्तानों में से हिमालय पर्वत श्रृंखला में से, तो देखिए कह रहा है निम्नलिखित रेगिस्तानों से, क्या है, निम्नलिखित रेगिस्तानों में से हिमालय पर्वत श्रृंखला से निर्मित वह कौन सा वर्षा छाया रेगिस्तान है जो हिंद महासागर से वर्षा ले जा रहा है, बादलों को अवरुद्ध करता है। निम्नलिखित रेगिस्तानों में से हिमालय पर्वत श्रृंखला से निर्मित वह कौन सा वर्षा छाया रेगिस्तान है जो हिंद महासागर से वर्षा ले जा रहे बादलों को अवरुद्ध करता है। तो गोबी रेगिस्तान, तकला मकान रेगिस्तान, काराकुम रेगिस्तान या थार रेगिस्तान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ना तकला मकान रेगिस्तान। देखिए तकला माकन रेगिस्तान जो है ना, ये हिमालय पर्वत श्रृंखला से बना है और ये एक वर्ष छाया रेगिस्तान है। क्या है, वर्षा छाया रेगिस्तान है, ठीक है। और ये हिंद महासागर से बारिश ले जाने वाले बादलों को अवरुद्ध करता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। अगला है प्रश्न संख्या 11, कर भारत का पहला आरक्षित वन कौन सा है। तो गिर राष्ट्रीय उद्यान, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा या सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा। देखिए भारत का पहला आरक्षित वन देखा जाना तो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। और ये पड़ता कहाँ पे थे, एमपी अर्थात मध्य प्रदेश राज्य में, मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले। और इसका अभी हाल ही में होशंगाबाद जिले का नाम भी चेंज कर दिया गया है, नर्मदापुरम कर दिया गया है। तो इसी जिले में ये पड़ता है, ठीक है, नर्मदापुरम में, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। अगला है प्रश्न संख्या 12, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा प्रवाल शैलमाला का एक प्रकार है। शैलमाला का बरखाने, प्रवाल द्वीप, यारदंग या सीप। तो देखिए प्रवाल द्वीप ना एक अंगूठी के आकार की मूंगा चट्टान है, ठीक है, जो आंशिक या पूर्ण रूप से खारे पानी से घिरा होता है और इसके किनारे पर ना मूंगा द्वीप होते हैं। और प्रवाल द्वीप जो है ना ये शैवाल, क्या है, शैलमाला का एक प्रकार है। किसका, शैलमाला का। तो प्रवाल शैलमाला ना ये प्रवाल द्वीप का मतलब एक तरह से प्रकार है। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। अगला है प्रश्न संख्या 13, कह रहा है भारत में, प्राचीन भारत में जम क्या है, जमदग्नि ऋषि का आश्रम जमानिया में था जो कि वर्तमान उत्तर प्रदेश के जिला में स्थित है। कहाँ पे, लखनऊ में, गाजीपुर, वाराणसी या सीतापुर। तो देखिए प्राचीन भारत में जो जमदग्नि ऋषि थे इनका आश्रम जमानिया में था जो कि वर्तमान उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो गाजीपुर में है। तो ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। और गाजीपुर एक और एक काम के लिए और फेमस है क्योंकि यहाँ पे अफीम की फैक्ट्री है। अगला है लोकसभा की कितनी सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। लोकसभा के लिए कितनी सीटें अनुसूचित जाति के लिए। तो देखिए 84, 76, 762 या 47। तो देखिए 84 सीटें जो है ना, ऑप्शन नंबर ए में देखिए 84 सीटें लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए सुरक्षित हैं, ठीक है। और यही एक प्रश्न ये भी पूछा होता है अनुसूचित जनजाति के लिए, ठीक है। तो अनुसूचित जनजाति के लिए देखा जाना तो 47 सीटें हैं, ठीक है। अनुसूचित जनजाति के लिए कितने हैं, 47 सीटें हैं। तो इसलिए इसका लेकिन पूछा इसमें अनुसूचित जाति के लिए तो 84 है। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 15, कह रहा है कि भारत में रुपए का सिक्का सर्वप्रथम इसके शासन में प्रारंभ हुआ था। तो इल्तुतमिश, रजिया बेगम, शेरशाह सूरी या ईस्ट इंडिया कंपनी। तो देखिए भारत में रुपए का सिक्का सर्वप्रथम देखा जाना तो शेरशाह सूरी के शासनकाल में प्रारंभ हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका चूंकि सही हो जाएगा। और देखिए इसमें ना चांदी के सिक्के होते थे और शेरशाह सूरी ने हुमायूं को
लगभग कितना, तो 1540 ईस्वी में। कब, तो देखिए 1540 में हराकर उत्तर भारत में सूरी साम्राज्य की स्थापना किया था तथा शेरशाह सूरी ने मतलब इससे जो महत्वपूर्ण एक दो फैक्ट और शेरशाह सूरी से पूछता है, तो उसके बारे में हम लोग देख रहे हैं। तो देखिए शेरशाह सूरी ने ही ना ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया था। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग भारत के उच्चतम न्यायालय के संगठन भारतीय संविधान का कौन सा भाग भारत के उच्चतम न्यायालय के संगठन, अधिकार क्षेत्र, शक्तियों और प्रक्रियाओं से संबंधित है? भाग 7, भाग 5 या भाग 4 या भाग 6? तो देखिए भारतीय संविधान के भाग 5 के ना अध्याय 6 में, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। भाग 5 के अध्याय 6 में भारत के उच्चतम न्यायालय के संगठन, अधिकार क्षेत्र, शक्तियों और प्रक्रियाओं का वर्णन किया गया है। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बीडी सावरकर द्वारा 1904 में संगठित क्रांतिकारियों का गुप्त समुदाय किस नाम से जाना जाता था? युगांतर, काल, संध्या या अभिनव भारत? तो देखिए बीडी सावरकर द्वारा 1904 में संगठित क्रांतिकारियों का जो गुप्त समुदाय था ना, इसे अभिनव भारत के नाम से जाना जाता था। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में सशस्त्र बल न्यायाधिकरण की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? क्या है, भारत में सशस्त्र बल न्यायाधिकरण की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? सन 2000 में, 2014, 1997 या 2009? तो भारत में सशस्त्र बल न्यायाधिकरण की जो स्थापना है ना, ये न्यायाधिकरण अधिनियम 2007 के तहत 2009 में की गई थी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, 2009। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 20। तो ये कह रहा है कि उड़ीसा से प्रारंभ एक प्राचीन लोक नृत्य कौन सा है? पुलिकली, राउत नाच, डोलू कुनिता या घुमरा? तो देखिए उड़ीसा से प्रारंभिक लोक नृत्य देखा जाए ना तो घुमरा है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। बाकी ये जो पुली कुली है, ये पुली कुली केरल राज्य का एक प्राचीन मनोरंजक लोक कला है। ये कहाँ से संबंधित है? ये केरल से है। और राउत नाच कहाँ से है? तो ये छत्तीसगढ़ से संबंधित है। ठीक है, राउत नाच कहाँ से है? ये छत्तीसगढ़ से संबंधित है। और डुल्लू कुनिता किससे संबंधित है? तो ये है कर्नाटक से संबंधित है। तो ऑप्शन इसका डी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं कि अनुच्छेद 31 ए और 31 बी को मतलब बीच में डैश दिया है द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। मतलब 31 ए और 31 बी को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो पहला कह रहा संविधान का 5वां संशोधन अधिनियम 1951, या संविधान का पहला संशोधन 1951, या संविधान का 6ठा संशोधन 1951, या संविधान 3रा संशोधन 1951? तो देखिए 31 ए और 31 बी को संविधान का पहला संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा जोड़ा गया था। तो ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, भारत की विदेशी मुद्रा अधिकतम इस मद ये कह रहा है कि भारत की विदेशी मुद्रा अधिकतम इस मद में खर्च होती है। तो खाद्य आयात पर, पेट्रोलियम उत्पादों के आयात पर, या नेक्स्ट ऑप्शन क्या है देखते हैं। यह कह रहा है कि लोहे और स्टील के आयात पर, या प्रौद्योगिकी जानकारी, या इसे देखिए डी कह रहा है प्रौद्योगिकी जानकारी के आयात पर। तो देखिए भारत का जो विदेशी मुद्रा है, भारत की विदेशी मुद्रा अधिकतम जो खर्च की जाती है ना, ये पेट्रोलियम उत्पादों के आयात पर की जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। जान ही रहे अपने देश में पेट्रोलियम का उत्पादन बहुत कम ही होता है, तो सारे विदेशों से मंगाना पड़ता है। और ये सारे औद्योगिक क्षेत्र इसी पे निर्भर है, गाड़ी सब कुछ इसी पे निर्भर है। तो सबसे ज्यादा पेट्रोलियम उत्पादों के आयात पर विदेशी मुद्रा खर्च करना पड़ता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या कौन सा 21 हो गया 22 का, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की यह अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की भारत की आबादी क्रमशः 2011 के जनगणना के अनुसार कितना है? तो देखिए जब तक अभी तक जनगणना 2026-27 कंप्लीट नहीं हो जाता है, तब तक क्या है ना 2011 की जनगणना के अनुसार ही प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें पूछा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, तो इसमें कह रहा है 18.4%, 10.2%। तो सीधे हम लोग इसका आंसर देखते हैं। तो देखिए 2011 के अंतिम जनगणना के अनुसार, रिपोर्ट के अनुसार देखा जाए तो अनुसूचित जातियों की जो संख्या थी, अनुसूचित जातियों की जो संख्या यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, इसका कुल कितना था? तो 20.137 करोड़ था। ठीक है, 137 करोड़, जो कि कुल आबादी का ना लगभग 16.6% है। ठीक है, और वहीं पूछा है ये अनुसूचित जाति हो गया, अनुसूचित जनजाति। तो देखिए अनुसूचित जनजाति जो कुल संख्या थी ये 10.42 करोड़ थी। ठीक है, और जो कुल जनसंख्या की कितनी थी? 8.6% थी। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी में देखिए 16.6% और 8.6%। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 23 का, उत्तर प्रदेश में संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय कहाँ पे है? तो लखनऊ में, कानपुर में, झांसी में या वाराणसी में? तो देखिए उत्तर प्रदेश में जो संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय है, ये उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में एक संस्कृत विश्वविद्यालय है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, वाराणसी में। नेक्स्ट प्रश्न है कि 24 कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष या किसी भी अन्य सदस्य को हटाने की शक्ति निम्नलिखित में से किसके पास है?
तो भारत के मुख्य न्यायाधीश, भारत के राष्ट्रपति या भारत के प्रधानमंत्री या केंद्रीय गृह मंत्री। तो देखिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष या किसी भी अन्य सदस्य को न दुराचार या अक्षमता के आधार पर उच्चतम न्यायालय की जांच रिपोर्ट के बाद न केवल राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, भारत के राष्ट्रपति। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 25। तो ये कह रहा है निम्न में से कौन सा कथन क्या है, सही है। तो पहला कह रहा है 1975 में आपातकाल के समय गुलजारी लाल नंदा भारत के प्रधानमंत्री थे। तो बिल्कुल कथन क्या है, गलत है, क्योंकि जब 1975 में आपातकाल लागू हुआ तो उस समय इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, ठीक है। तो इसकी वजह से यह गलत हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है 1975 में आपातकाल के समय इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री थे। तो देखिए यही कथन क्या है, ये तो बिल्कुल सत्य है। और आगे और जो यही कथन सत्य है तो नीचे जो भी कथन दिए रहेंगे गलत ही है। सी का है 1975 में आपातकाल समय चरण सिंह भारत के प्रधानमंत्री थे, बिल्कुल गलत है। 1975 में आपातकाल के समय मोरारजी देसाई भारत के प्रधानमंत्री थे, ये भी गलत है। तो ऑप्शन बी हमारा केवल सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह घोषित करता है। देखिए भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह घोषित करता है कि जो कानून मौलिक अधिकारों से असंगत है या अल्पीकरण में होंगे वे अकृत व शून्य होंगे। अनुच्छेद 226, अनुच्छेद 131, अनुच्छेद 32 या अनुच्छेद 13। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये अनुच्छेद 13 है। देखिए अनुच्छेद 13 न भारतीय संविधान का अनुच्छेद 13 मूल अधिकारों से असंगत या विरोधाभासी या उन्हें कम करने वाले विधियों का न अमान्य होने का एक तरह से प्रावधान करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। और 226 सभी लोग पता हो कि हाई कोर्ट के किससे संबंधित है, ये रीट जारी करने की शक्तियों से संबंधित है। 131 सुप्रीम कोर्ट से संबंधित है और 32 सुप्रीम कोर्ट के ही रीट जारी करने से संबंधित है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 32। ये कह रहा है भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद पंचायतों के चुनाव से संबंधित है। तो ये तो 40 है, ये आर्टिकल 40 है, लेकिन देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है पहले। हाँ तो अच्छा ये सॉरी गलत हो गया। अनुच्छेद 40 हम नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित समझ लिए, कोई नहीं, इसको देखते हैं। कह रहा है अनुच्छेद 243 बी, अनुच्छेद 243 डी या 243 एन या 243 के। तो देखिए अनुच्छेद 243 के अनुसार ना, अनुच्छेद 243 के ऑप्शन नंबर डी इसके अनुसार देखा जाए ना तो पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों के लिए ना निर्वाचन नियमावली तैयार करने और आयोजित करने हेतु ना अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण संबंधी सभी शक्तियां राज्य निर्वाचन आयोग में निहित है। तो ऑप्शन डी इसका सही है। अगला प्रश्न आर्थिक सहयोग और विकास संगठन अर्थात ओईसीडी का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है, न्यूयॉर्क में, वाशिंगटन डीसी या लंदन या पेरिस। तो देखिए आर्थिक सहयोग और विकास संगठन का जो मुख्यालय है ना ये फ्रांस के पेरिस शहर में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। और जो ऑप्शन फ्रांस होता तो ये भी क्या होता, सही होता। नेक्स्ट प्रश्न है थॉट्स एंड रिफ्लेक्शन के लेखक कौन है, किसके। तो देखिए थॉट्स एंड रिफ्लेक्शन के लेखक शरद पवार, मनमोहन सिंह, प्रणब मुखर्जी या इंदिरा गांधी। तो प्रश्न संख्या 29 हो जाएगा। देखिए थॉट्स एंड रिफ्लेक्शन के लेखक प्रणब मुखर्जी हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। और प्रणब मुखर्जी ना भारत के 13वें राष्ट्रपति थे, ठीक है, 13वें राष्ट्रपति भी थे। अगला एक ओपकोड और क्या है ओपरेंड निम्न से किस प्रोग्रामिंग भाषा से संबंधित है। ओपकोड और ओपरेंड तो ये मशीन लेवल भाषा, संयोजन भाषा, प्रतीकात्मक भाषा या संस्कृत भाषा। तो देखिए ओपकोड और ओपरेंड जो है ये मशीनी भाषा से संबंधित है, किससे, मशीनी भाषा से, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। और देखिए अपकोड जो ना मशीनी भाषा का भाग होता है, अर्थात इस भाग में ना जिस ऑपरेशन को करना होता है उसको लिखा जाता है, तथा ऑपरेंड जो है क्या है, ऑपरेंड जो है में जिस ऑपरेशन को करना होता है ना उसके पते को जहां पर वो स्टोर होगा उसके पते को लिखा जाता है। तो ऑप्शन ए इसका क्या हो, सही हो जाएगा। अगला है प्रश्न संख्या 31। तो ये कह रहा है कि आयुध फैक्ट्रिया 223 साल पुरानी है, आज तक इस प्रकार की सबसे पुरानी प्रकार के रूप में विद्यमान है, जिसमें से पहली को अब गन एंड सेल्फ फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है। इसकी स्थापना 1801 में किस शहर में हुई थी। तो देखिए इसका जो सही आंसर होगा ना क्या है कि आयुध फैक्ट्रिया 223 साल पुरानी है, जो आज तक इस प्रकार की सबसे पुरानी फैक्ट्री के रूप में विद्यमान है, जिनमें से पहली को क्या है, इसमें कहा है कि जिनमें से पहली को अब गन एंड सेल्फ फैक्ट्री के नाम से भी जाना जाता है। इसकी स्थापना 1801 में किस शहर में हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी कोलकाता में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और इसकी स्थापना जो ना ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा किया गया था कलकत्ता में। अगला है प्रश्न संख्या 32। तो ये कह रहा है कि भारत के भाभा परमाणु केंद्र का क्या है, CRICUS परमाणु रिएक्टर मॉडरेट के रूप में का उपयोग करता है, किसका, न्यूट्रॉन का, अल्कोहल का, हैवी वाटर या ग्रेफाइट का। तो देखिए भारत के भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र का मुंबई स्थित परमाणु रिएक्टर जो है ना ये मॉडरेटर के रूप में ना किसके, तो देखिए मॉडरेटर के रूप में हैवी वाटर का प्रयोग करता है।
तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। और हैवी ऑर्डर का जो सूत्र होता है रासायनिक D2 होता है, ठीक है, D2O। और अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 33। ये कह रहा है उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग को कानून और व्यवस्था बनाए रखने और अपराध नियंत्रण में उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मिलित होने वाला पहला पुलिस बल होने का गौरव प्राप्त है किसको? तो प्राइम मिनिस्टर्स राइफल्स को, प्रेसिडेंट कलर्स, बैरेट केप या भारत रत्न। तो देखिए उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग को ना कानून व्यवस्था बनाए रखने और अपराध नियंत्रण में उत्कृष्ट योगदान के लिए ना प्रेसिडेंट कलर से सम्मानित होने वाला पहला पुलिस बल होने का गौरव प्राप्त है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा प्रेसिडेंट कलर। अगला है प्रश्न कि शुरू में ही डैश दे दिया है कि यह परिघटना यह सिद्ध करती है कि विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या होती है? अनुप्रस्थ होती हैं। तो क्यों, कौन सी घटना है जिससे पता चलता है कि विद्युत चुंबकीय तरंग अनुप्रस्थ होती हैं? तो विवर्तन, ध्रुवीकरण, व्यक्तीकरण या अपवर्तन। तो देखिए ध्रुवीकरण की घटना ना यह सिद्ध करती है ना कि विद्युत चुंबकीय तरंगे अनुप्रस्थ होती हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। और विद्युत चुंबकीय तरंगे ना विद्युत क्षेत्र के चुंबकीय क्षेत्र के संपर्क में आने पर उत्पन्न होने वाली तरंगों को, देखिए विद्युत चुंबकीय तरंगे होती क्या है? तो विद्युत क्षेत्र के चुंबकीय क्षेत्र के संपर्क में आने पर उत्पन्न होने वाली तरंगों को ना विद्युत चुंबकीय तरंगे कहा जाता है। अगला कि हेलोवीन कब मनाया जाता है? तो 1 दिसंबर, 29 सितंबर, 3 नवंबर या 31 अक्टूबर। तो देखिए हेलोवीन जो है ना ये दुनिया में 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब? 31 अक्टूबर को। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। और ये पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए इस त्यौहार को मनाया जाता है और ये खासतौर पर यूरोपीय देश का मतलब त्यौहार है इसमें। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा हेलोवीन। अगला है पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति क्यों पाई जाती है? पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति क्यों पाई जाती है? काफी अच्छा प्रश्न है। तो इसमें कह रहा है क्योंकि कोशिका भित्ति विभिन्न पर्यावरणीय कारकों से पादप कोशिकाओं की रक्षा करती है। या बी कह रहा है क्योंकि पादप कोशिकाएं सजीव होती हैं। सी कह रहा है क्योंकि पादप कोशिकाओं में कोशिका झिल्ली नहीं होती है। डी है क्योंकि प्रकाश संश्लेषण के लिए इसकी आवश्यकता होती है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा क्योंकि कोशिका भित्ति विभिन्न पर्यावरणीय कारकों से पादप कोशिकाओं की रक्षा करती है। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। अगला है प्रश्न संख्या 37 कह रहा है निम्न में से किस रोग में शरीर उन अनेक छोटे मोटे संक्रमणों से भी नहीं लड़ पाता जिनका हम प्रतिदिन सामना करते हैं? सुजाक, टाइफाइड, निमोनिया या HIV एड्स। तो देखिए HIV एड्स ना एक विषाणु जनित रोग है और इस रोग से संक्रमित व्यक्ति का शरीर ना सामान्य रोग से भी लड़ पाने में एक तरह से असमर्थ हो जाता है और इसमें अंततः व्यक्ति की ना मृत्यु ही होती है। तो बहुत ही खतरनाक रोग है ये HIV एड्स। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। और किसी भी HIV एड्स से पीड़ित व्यक्ति को देखिएगा ना तो कितना भी हट्ठा कट्ठा तगड़ा होगा, लेकिन अगर जो उसे हो गया HIV एड्स तो साल भर या 5-6 महीने के अंदर एकदम दुबला पतला हो जाता है। तो मतलब एकदम पतला हो जाता है वो। कहने का मतलब उसकी जो अंदर की इम्यूनिटी है वो एक तरह से बिल्कुल खत्म हो जाती है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 38। ये कह रहा है सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना की समय सीमा कब तक के लिए बढ़ाने का फैसला किया है? तो 2025-26, 26-27 या 27-28 या 2028-29। तो देखिए सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना की समय सीमा को ना 2025-26 तक बढ़ाने का फैसला किया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा 2025-26। नेक्स्ट प्रश्न है फरवरी 2025 में मिसेज वर्ल्ड का खिताब किसने जीता था? तो निकिता पोरवाल, त्युंगसो गेलई, विक्टोरिया थेलविंग या क्रिस्टूना पेजोस्कोवा। तो देखिए दक्षिण अफ्रीका की ये है तेंगसो गेलई। क्या क्या नाम है इनका? तेंगसो गेलई। ये 40वें क्रम की ना कौन सा इनका क्रम जो है ये 40वां क्रम है, ठीक है। ये 40वें क्रम का मिसेज वर्ल्ड पुरस्कार जीतने वाली दूसरी अश्वेत महिला है, ठीक है। तो ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर वनतारा का उद्घाटन किया? तो काफी चर्चा में था एक साल पहले ये वनतारा ही। तो ये महाराष्ट्र में, गुजरात में, पंजाब में, बिहार में। तो देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ना वन्य जीव पुनर्वास एवं बचाव केंद्र वनतारा का उद्घाटन गुजरात के जामनगर में किया था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। और देखिए वनतारा की स्थापना जो है ना ये रिलायंस इंडस्ट्रीज ने रिलायंस फाउंडेशन के साथ मिलकर किया है। तो ऑप्शन बी इसका सही है। एक तरह का है तो मुकेश अंबानी की फैमिली से है और उनके जो लड़के अनंत अंबानी देखे होंगे वही इसको मतलब देख रेख करते हैं, काफी इसमें सक्रिय रहते हैं। तो देखिए ये सेट नंबर कितना था? 14 था ना, नहीं 13 था। इसी में हम लोग इसी क्रम में आज 14 देखते हैं। तो देखते हैं 14 में क्या प्रश्न। तो देखिए सेट नंबर 13 कंप्लीट हो गया था और इसी में हम लोग 14 को भी देखेंगे। तो पहला प्रश्न इसमें ये कह रहा है, और स्टार्ट करने से पहले कहना चाहूंगा अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जरूर कर लीजिए ताकि जब भी अगला वीडियो डाला जाए तो इसका नोटिफिकेशन आप लोग को मिले। तो पहला कह रहा है राष्ट्रीय एकता परिषद की पहली बैठक किस वर्ष आयोजित की गई थी? 1947, 1986, 1971 या 1962। तो देखिए राष्ट्रीय एकता परिषद की जो स्थापना है ना ये किया गया था आपका, ये किया गया था 1962 में।
राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना जो है 1961 में देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। और जो इसकी पहली आधिकारिक बैठक का आयोजन जो हुआ था ना 1962 में हुआ था। तो इसका बैठक को ही देखा जाता है किस वर्ष में हुआ था, तो 1962 ही सही हो जाएगा। अगला किस वर्ष में शब्द समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, एकता और अखंडता संविधान की प्रस्तावना में शामिल किए गए थे? तो 1950, 1952 या 1976 या 1966। तो देखिए संविधान में समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और एकता जो है ये 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से जोड़े गए थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। और प्रस्तावना में इसी के माध्यम से केवल एक बार ही संशोधन किया ही गया है। और अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर कर्क रेखा से सबसे दूर है? गांधीनगर, रांची, अगरतला या भुवनेश्वर? तो देखिए भुवनेश्वर जो उड़ीसा की राजधानी है ना, भुवनेश्वर जो है इसमें ऑप्शन नंबर डी में देखिए ये कर्क रेखा से ना सबसे दूर स्थित है। और कर्क रेखा आप सभी लोग पता होगा कि भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अगर जो भारत का मैप देखें तो ये मतलब भारत को लगभग बीचों बीच से विभाजित करती है, ठीक है। और ये किस किस राज्यों से जाती है? तो 8 राज्यों से जाती है, जिसमें गुजरात है, ठीक है। गुजरात और राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर जाती है। कारण मतलब 8 राज्यों से होकर जाती है। और अगला प्रश्न है कि निष्कर्षण बोतल बनाने में इस्तेमाल होने वाला पॉलीमर क्या है? तो पोलीप्रोपाइलीन या कम घनत्व का पॉलीएथिलीन या पॉलीस्टीरीन या ज्यादा घनत्व का पॉलीएथिलीन? तो देखिए अधिक घनत्व का पॉलीएथिलीन का उपयोग जो है ना निष्कर्षण बोतल बनाने में किया जाता है। और इसका मुख्य उपयोग जो होता है ना ये पैकेजिंग, जिसमें प्लास्टिक के थैले, प्लास्टिक फिल्म रील, बोतल अन्य पात्र बनाने में होता है। और ये एक प्रकार का बहुलक है। क्या है? ये एक प्रकार का बहुलक है। कहने मतलब ये सबसे ज्यादा घनत्व का पॉलीएथिलीन है, ठीक है। निष्कर्षण बोतल बनाने में इस्तेमाल होने वाला पॉलीमर क्या है? तो ये ज्यादा घनत्व का पॉलीएथिलीन है। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। और अगला है कि नैदानिक थर्मामीटर द्वारा मापे जाने वाला मानव शरीर का औसत सामान्य तापमान कितना होता है? 32 डिग्री सेंटीग्रेड, 98 सेंटीग्रेड, 40 डिग्री सेंटीग्रेड या 37 डिग्री सेंटीग्रेड? तो देखिए नैदानिक थर्मामीटर जिसे क्लिनिकल थर्मामीटर भी कहा जा सकता है, ये मापे जाना जो मानव शरीर का औसत तापमान जो होता है ना ये 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। कितना? 37 डिग्री सेंटीग्रेड। और कभी कभी देखते हैं बुखारों का नापते हैं लोग, तो देखते हैं लोग बताते हैं ना कि 101 डिग्री, 101 सेंटीग्रेड बुखार है, 102 डिग्री है। तो वो सेंटीग्रेड में नहीं होता है, वो फारेनहाइट में होता है, ठीक है। जिस दिन किसी को 101 सेंटीग्रेड बुखार हुआ तो समझिए वो तो रहेगा ही नहीं, उसका शरीर जल ही गया होगा। क्योंकि 101 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान का मतलब समझ ही रहे हैं। खैर अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 6। तो ये कह रहा है कि वायु के मार्ग में आने वाले पहाड़ों की उपस्थिति से वर्षा होने की क्रिया को क्या कहते हैं? आंधी, पर्वतीय वर्षा, संवाहक वर्षा, संग्राहक वर्षा या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए जब नम हवा के रास्ते में ना कोई पहाड़ आ जाता है तब नम हवा ऊपर उठ जाती है और जिससे वह ठंडी हो जाती है। और ठंडी होने के कारण ना इसमें संघनन होता है और जो जलवाष्प का रूप ले लेती है। और यही जलवाष्प जो है ना वर्षा के रूप में पृथ्वी पर गिरती है और इस प्रकार होने वाली वर्षा को ना पर्वतीय वर्षा कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 7। तो ये कह रहा है कि राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम 1947 की मतलब किस धारा के तहत अपने कार्य को करने हेतु सूचना प्राप्त करने की शक्तियां प्राप्त है? धारा 21, धारा 33, धारा 30 या धारा 20? तो देखिए राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को जल जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम 1974 की धारा 20 के तहत, किसके? धारा 20 के तहत अपने कार्यों को करने हेतु सूचना प्राप्त करने की शक्ति प्राप्त है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8। तो ये कह रहा है कि प्रतिरक्षात्मक रोगों का इलाज निम्न में से किस दवा से किया जाता है? तो गामा ग्लोबुलिन या H2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स या एसिटालोपोराम या पैरोक्सटाइन्स के माध्यम से? तो देखिए गामा ग्लोबुलिन मनुष्य और अन्य स्तनधारियों के ना रक्त प्लाज्मा में उपस्थित ग्लोब्यूलिन का एक वर्ग है जो शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली के भाग के रूप में कार्य करता है, ठीक है। और इसमें अधिकांश एंटीबॉडी शामिल होते हैं और इसका प्रयोग जो है ना प्रतिरक्षात्मक रोगों के इलाज के रूप में किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। अगला है गुर्दे की पथरी जिसे किडनी स्टोन का चिकित्सीय शब्द पद निम्नलिखित में से कौन सा है? तो वृक्कक्षयमा, मूत्रवाहिनी शोथ, पित्त क्या है? पित्ता संयमरता या लघु अस्मरता? काफी खतरनाक हिंदी दिया है। तो देखिए गुर्दे की पथरी जिसे हम लोग किडनी स्टोन भी कहते हैं, इसका चिकित्सीय शब्द देखा जाए ना तो वृक्का संयमा होता है। क्या है? वृक्का संयमा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। और इसी को नेफ्रोलिथियासिस भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? नेफ्रोलिथिएसिस नेफ्रोलिथिएसिस कहा जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा।
और अगला प्रश्न देखते हैं इसी का, प्रश्न संख्या 15 सॉरी 10। तो ये कह रहा है कि सिंधु जल में, और देखिए एक प्रश्न काफी ज्यादा यहाँ से पूछता है ना कि जो पथरी जो होता है ना किडनी में, कि वो क्या कहलाता है, तो कैल्शियम ऑक्जेलेट कहलाता है वो, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 10 कह रहा है सिंधु जल संधि भारत को कौन कौन और मतलब नदियों के जल का उपयोग करने की अनुमति देती है। मतलब सिंधु जल जो है ना, सिंधु जल संधि जो है किस नदी को भारत में उपयोग करने का एक तरह से अनुमति देती है। तो देखिए एक प्रश्न ये भी पूछता है ना कि सिंधु जल समझौता हुआ था, यहाँ से 2-3 प्रश्न पूछता है कि किसके मध्यस्थता से हुआ था। तो ये देखिए विश्व बैंक की मध्यस्थता से, किससे, विश्व बैंक की मध्यस्थता से हुआ था 1961 में, 1961 नहीं सॉरी 1960 में हुआ था, ठीक है। विश्व बैंक 1960, ठीक है। और ये दो चीज तो बहुत महत्वपूर्ण है। और ये सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे इसी सन में। और इस संधि के तहत ना पूर्वी नदियां जो रावी, ब्यास और सतलज का उपयोग है भारत को आवंटित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी में देखिए रावी, ब्यास और सतलज। और यही जबकि पश्चिमी जो नदियां हैं जिसमें सिंधु, चिनाब और झेलम आते हैं, सिंधु, चिनाब और झेलम, ये पाकिस्तान को आवंटित किया गया था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11। तो ये कह रहा है कि टर्फ रॉक किसका उदाहरण है, रूपांतरित चट्टानों का, अग्निमय चट्टानों का, क्या है, बाथर्स चट्टानों का, या तलछटी चट्टानों का। तो देखिए टर्फ रॉक जो है ना ये अग्निमय चट्टानों का उदाहरण है। किसका, अग्निमय चट्टानों का। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, इनमें से किस भारतीय राज्य में बाघ रक्षित स्थान, टाइगर रिजर्व की संख्या अधिकतम है। तो आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश या पश्चिम बंगाल। तो देखिए भारत में बाघों की संख्या में लगातार गिरावट के कारण 1973 में भारत सरकार ने बाघों को संरक्षित करने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर कार्यक्रम की शुरुआत की थी। और सबसे अधिक टाइगर रिजर्व देखा जाना तो इस समय कहाँ पे है, तो ये मध्य प्रदेश में है। सबसे ज्यादा कहाँ है, मध्य प्रदेश में। तो ऑप्शन नंबर सी का सही हो जाएगा। मध्य प्रदेश में है कितना, तो कुल 9 टाइगर रिजर्व है वर्तमान में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नियुक्तियों में से कौन सी भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है। तो राज्यों का राज्यपाल बिल्कुल सही है, ये राष्ट्रपति करते हैं। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष ये भी राष्ट्रपति करते हैं। लोकसभा अध्यक्ष, तो इसकी नियुक्ति जो है ना, देखिए भारत के राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा अध्यक्ष की जो नियुक्ति नहीं की जाती है, ठीक है। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 93 के तहत, इसके 93 के तहत, ठीक है, 93 के अनुसार लोकसभा अध्यक्ष का चयन लोकसभा अपनी प्रथम बैठक में ही अपने सदस्यों में से कर लेती है। और वर्तमान में जो लोकसभा अध्यक्ष देखा जाए तो ओम बिरला ही है, काफी दिनों से है यही है, ठीक है। तो अब बाकी कैबिनेट सचिव, इसकी भी जो नियुक्ति होती है राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। अगला प्रश्न है कि किस वर्ष बाबर तैमूर वंश के फरगना में अपने पैतृक सिंहासन पर बैठा था। तो 1494 या 1526, 1504 या 1556। तो देखिए इस बाबर का पूरा नाम था ना जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर। और इसका जन्म जो हुआ था ना 14 फरवरी 1483 को। कब हुआ था, 14 फरवरी, ये 1483 को इसका जन्म हुआ था। और ये बाबर अपने पिता की ओर से ना तैमूर और माता की ओर से चंगेज खां का वंशज था, ठीक है। और पिता उमर शेख मिर्जा की मृत्यु के बाद ये 11 वर्ष की आयु में, मात्र 11 वर्ष में ही 1494 में फरगना का शासक बना था। कब, तो 1494। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लैटिन शब्द हेबियस कॉर्पस का अर्थ क्या है। तो देखिए एक प्रकार का रिट है जो आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट जारी करता है मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए। तो कह रहे हेबियस कॉर्पस का अर्थ क्या होता है, तो किसी अधिकार पर सवाल उठाना, आदेश देना, व्यक्ति को पेश किया जाना या सूचित करना। तो देखिए लैटिन शब्द जो हेबियस कॉर्पस का अर्थ देखा जाना तो इसका बंदी प्रत्यक्षीकरण होता है। क्या होता है इसका जो हिंदी मतलब क्या होता है, बंदी प्रत्यक्षीकरण होता है, ठीक है। और इसका मतलब ये हुआ ना कि व्यक्ति को पेश किया जाना है, इसके द्वारा ना न्यायालय बंदी बनाए गए किसी व्यक्ति को ना अपने समझ प्रस्तुत करने का आदेश दे सकता है ताकि बंदी बनाए जाने के कारणों का परीक्षण किया जा सके। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा, व्यक्ति को पेश किया जाना। अगला है भूदान आंदोलन वर्ष में आरंभ किया गया था, 1948, 1961, 1960 या 1951। तो देखिए भूदान आंदोलन जो है ना ये 18 अप्रैल 1951 को, कब, 1951 को पोचमपल्ली से शुरू किया गया था। और एक प्रश्न ये भी पूछता है भूदान आंदोलन से जुड़े कौन नेता थे, तो ये विनोबा भावे थे। कौन थे, विनोबा भावे थे, ठीक है, ये विनोबा भावे ही थे। और इस आंदोलन के तहत आवश्यकता से अधिक भूमि रखने वाले जमींदारों को ना भूमि दान करने के लिए प्रोत्साहित किया गया था। अगला है प्रश्न संख्या 17। यह कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा देश सबसे छोटा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है। निम्नलिखित में से कौन सा देश का सबसे छोटा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है निर्वाचकों की संख्या के संदर्भ में। तो लक्षद्वीप, लद्दाख, दमन और दीव या चांदनी चौक।
तो देखिए देश का सबसे छोटा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र लक्षद्वीप है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा और ये निर्वाचक संख्या के आधार पर है। और देश का सबसे बड़ा निर्वाचक क्षेत्र देखा जाना तो तेलंगाना राज्य के एक जगह है, कौन सा, मालकाजगिरी, ठीक है, वहाँ का सबसे बड़ा है। और ये जो लक्षद्वीप में है ना, कुल 29,53,53 ही इसमें मतदाता ही हैं, ठीक है। नहीं नहीं, ये लक्षद्वीप में तो सबसे कम है, ये हम ये तेलंगाना वाला बता रहे थे जहाँ सबसे ज्यादा है, ठीक है। खैर अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 18। ये कह रहा है कि एक अखिल इस्लामी आंदोलन तहरीक ए रेशमी रुमाल किस आंदोलन से शुरू हुआ था? बरेली आंदोलन, देवबंद आंदोलन, खिलाफत आंदोलन या वहाबी आंदोलन? तो देखिए एक अखिल इस्लामी आंदोलन तहरीक ए रेशमी जो रुमाल देवबंद आंदोलन ने शुरू किया था, किसने? देवबंद आंदोलन ने शुरू किया। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। और इसके तहत रुमाल पर गुप्त संदेश लेकर भेजा जाता था, जिससे अंग्रेजी फौज को आंदोलन के तहत की जाने वाली गतिविधियों की खबर मतलब न लग सके। तो ऑप्शन 20 का सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 19। संसद द्वारा अखिल भारतीय सेवा अधिनियम किस वर्ष में अधिनियमित किया गया था? संसद द्वारा अखिल भारतीय सेवा अधिनियम किस वर्षों में अधिनियमित किया गया था? 1981, 1951, 1961 या 1971? तो देखिए अखिल भारतीय सेवा अधिनियम को वर्ष 1951 में अधिनियमित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। और इसका उद्देश्य ये था ना कि अखिल भारतीय सेवाओं में भर्ती को और उनके नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों को विनियमित करना था। तो ऑप्शन 20 का सही है। अगला है प्रश्न 20 का, निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्रक प्राकृतिक वस्तुओं का उत्पादन करता है? तृतीय क्षेत्रक, द्वितीय क्षेत्रक, चतुर्थक क्षेत्रक या प्राथमिक क्षेत्रक? तो देखिए प्राथमिक क्षेत्रक जो है ना, ये प्राकृतिक वस्तुओं का उत्पादन करता है। और अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र ना जहाँ संसाधनों को प्राकृतिक उत्पाद के रूप में प्राप्त किया जाता है, ये प्राथमिक क्षेत्र कहलाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, प्राथमिक क्षेत्र होगा ये। और देखिए और प्राथमिक क्षेत्र कहलाता है, ये तो हो गया है। और इसे कृषि और संबंध क्षेत्र भी कहा जाता है, ठीक है। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कृषि, वानिकी, मछली पकड़ना, खनन तथा तेल और गैस का निष्कर्षण, ये सभी क्या आते हैं? प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 21। ये कह रहा है मौद्रिक नीति समिति एमपीसी के पदेन अध्यक्ष कौन है? तो भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर, राष्ट्रपति, वित्त मंत्री या प्रधानमंत्री? तो देखिए मौद्रिक नीति के पदेन अध्यक्ष जो होते हैं ना, ये भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है? सही है। अगला है प्रश्न संख्या 22। कह रहा है उद्घोष वाक्य हमारी जनगणना हमारा भविष्य निम्नलिखित में से किस वर्ष में की गई जनगणना का उद्घोष वाक्य है? 1971, 2001, 1991 या 2011? तो देखिए उद्घोष वाक्य जो है ना, हमारी जनगणना हमारा भविष्य, ये 2011 की जनगणना का उद्घोष वाक्य था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश का चरकुला क्या है? तो ये कह रहा है बुंदेलखंड क्षेत्र की मूल निवासी एक जंगली बिल्ली, या अवध क्षेत्र की उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी, या लखनऊ क्षेत्र की पारंपरिक कढ़ाई हस्तशिल्प, या ब्रज क्षेत्र का पारंपरिक लोक नृत्य? तो देखिए चरकुला जो है ना, वो उत्तर प्रदेश के ब्रज क्षेत्र में किया जाने वाला एक पारंपरिक लोक नृत्य है, ठीक है। और इस नृत्य में ना कृष्ण जी के गीतों पर महिलाएं वृत्ताकार लकड़ी के पिरामिडों को ना संतुलित करते हुए घूंघट करके नृत्य करती हैं। तो कहने मतलब ऑप्शन नंबर डी का सही हो जाएगा, ब्रज क्षेत्र का पारंपरिक लोक नृत्य है। अगला राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष न्यायमूर्ति जे.एस. वर्मा, न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा, या न्यायमूर्ति के.जी. बालकृष्णन, या न्यायमूर्ति ए.एस. आनंद? तो देखिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष जो थे ना, ये न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा थे। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। तो ऑप्शन 20 का सही है। अगला है निम्न में से कौन सा देश, निम्नलिखित में से, एक मिनट इसको, कह रहा है निम्न में से कौन सा देश दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन अर्थात सार्क का सदस्य नहीं है? नेपाल, भूटान, म्यांमार या बांग्लादेश? तो देखिए सार्क जो है ना, ये दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन मतलब है। और इसकी स्थापना जो है ना 8 दिसंबर 1985 को किया गया था। कब? तो देखिए 8 दिसंबर 1985 को इसकी स्थापना की गई थी। क्या है कि कभी कभी सार्क का स्थापना वर्ष भी पूछ लेता है। और ये इसका जो और जिसकी स्थापना जो है ना, ये बांग्लादेश के ढाका में हुई थी, ठीक है। और इसमें 8 सदस्य हैं। एक तो भारत है, पाकिस्तान है, श्रीलंका है, मालदीव है, और नहीं मालदीव, हाँ नहीं मालदीव भी है, बांग्लादेश भी है, नेपाल भी है, भूटान भी है, ठीक है। लेकिन इसमें जो म्यांमार है ना, ये म्यांमार शामिल इसमें नहीं है। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। कुल 8 सदस्य हैं। अगला है प्रश्न संख्या 26। तो ये कह रहा है कि भारतीय संविधान के तहत 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार देता है। कौन सा संविधान देता है, मतलब कौन सा आर्टिकल देता है? तो इसके लिए सही आंसर हो जाएगा
86वें संविधान देखिए, अच्छा आर्टिकल देखा जाए तो 21A होगा, ठीक है। और इसको 21A को ना 86वें संविधान संशोधन अधिनियम किसके माध्यम से, तो 86वें संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से ना ये जोड़ा गया था। 21 आर्टिकल 21 में जोड़ा गया था 21 से, जिसमें ना जिसके माध्यम से 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों का ना निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया था। और अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 27। ये कह रहा भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद अंतःकरण की स्वतंत्रता की गारंटी देता है, तो अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 36 या अनुच्छेद 15। तो देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 के अनुसार ना सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता, धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने का अधिकार होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है, सही है। कहने का मतलब धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित है, ठीक है। और अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 28। तो ये कह रहा है संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे, तो डैग हैमरहोल्ड या यूथांट या ट्रिगवेली या कुर्ट वाल्डिमिम। तो देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव देखा है ना, सेक्रेटरी जनरल जिसको कहा जाता है, ये थे ट्रिगवेली थे। कौन थे, ट्रिगवेली। और ये कौन से देश से संबंधित थे, ये नॉर्वे से थे। और तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। और एक प्रश्न ये भी पूछता है ना, संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है, तो 24 अक्टूबर को मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन स्थापना की गई थी 1948 में। अगला है, ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर। प्रश्न का नाम, सॉरी, बुक का नाम है ए, अच्छा नहीं, बुक का नाम नहीं है, ये किसी मतलब किसी कोटेशन का नाम है कि एक थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर। यह वाक्य किसने लिखा था, पीवी सेले, विलियम वर्ड्सवर्थ या जॉन किट्स या रॉबर्ट ब्राउनिंग। तो देखिए, रॉबर्ट किट्स की ये जॉन किट्स ने लिखा था। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। और जॉन किट्स जो ना एक रोमांटिक कवि है, और इनका जन्म ना लंदन में हुआ था, 31 अक्टूबर 1975 को हुआ था, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 30। ये कह रहा है किसी वर्ल्ड डॉक्यूमेंट्री में पाठ्य को क्या है, तो देखिए, किसी वर्ल्ड डॉक्यूमेंट्री में पाठ्य को पृष्ठ के बाएं और दाएं दोनों मार्जिन में सेट करने के लिए किस संरेखण अलाइनमेंट का उपयोग किया जाता है, तो जस्टिफाइड अलाइनमेंट, वर्टिकल अलाइनमेंट या लेफ्ट अलाइनमेंट या सेंटर अलाइनमेंट। तो देखिए, किसी वर्ड डॉक्यूमेंट में ना पाठ्य को पृष्ठ से के बाएं और दाएं दोनों मार्जिन के में ना सेट करने के लिए जस्टिफाइड अलाइनमेंट अर्थात संरेखण का उपयोग किया जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा ना, जस्टिफाइड अलाइनमेंट, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। और देखिए, यहीं पर वर्टिकल अलाइनमेंट क्या होता है ना, तो किसी पृष्ठ में ना कुछ डाटा को लिखते हैं, और ये लिखते हैं ना, तो यह मतलब किसी पृष्ठ में कुछ डाटा को लिखते हैं ना, तो ये वर्टिकल अलाइनमेंट होता है। अगला प्रश्न है, पेठा एक मिठाई का उद्भव उत्तर प्रदेश के किस शहर में हुआ था, तो लखनऊ में, आगरा में, इटारसी में या मसूलीपट्टनम में। तो देखिए, पेठा पिठाई मिठाई का जो उद्भव है ना, ये उत्तर प्रदेश के आगरा जनपद में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। और ऐसा माना जाता है ना, कहा भी जाता है कि ऐसा कहा जाता है कि पेठा जो है ना, मुगल बादशाह शाहजहां के शासनकाल के दौरान बनाया था। किसके शासनकाल में, शाहजहां के शासनकाल के दौरान। और यहाँ पे इसको जीआई टैग भी दिया जा चुका है। अगला, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष में पेश किया गया था, 1856, 1865, 1946 या 1851। तो देखिए, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो है ना, ये 1856 में पारित हुआ था, ठीक है। और ये 16 जुलाई 1856 को पारित हुआ था। एक प्रश्न ये भी पूछता है ना कि ये इस बिल को पारित कराने के लिए किनका सबसे बड़ा योगदान था, तो ये व्यक्ति थे, ये भारतीय समाज सुधारक थे। एक व्यक्ति थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ये इससे काफी इसमें सक्रिय थे, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। इन्हीं को बदौलत ये अधिनियम पारित हुआ था। और एक प्रश्न ये भी पूछा, इसमें वायसराय कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग था। कौन था, कैनिंग। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। अगला है प्रश्न संख्या 33। प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम क्या होता है, किसका है, प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम क्या होता है, प्रतिबाधा, प्रवेश्यता, चालकता या प्रतिघात। तो देखिए, किसी चालक के प्रतिरोध के व्युत्क्रम को ना उस चालक की चालकता कहते हैं, ठीक है। और चालकता को ना आप सभी लोगों को पता होगा कि इससे निरूपित करते हैं। और इसको ना किसी प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को चालकता कहते हैं। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, खाद्य हानि और अपशिष्ट के प्रति जागरूकता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस क्या है, खाद्य हानि और अपशिष्ट के प्रति जागरूकता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है, 18 जुलाई, 5 सितंबर, 30 जनवरी या 29 सितंबर। तो देखिए, 29 सितंबर को ना खाद्य हानि और अपशिष्ट के प्रति जागरूकता अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, 29 सितंबर को। अगला प्रश्न, सर्वोच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार की अध्यक्षता कौन करता है, सर्वोच्च न्यायालय की रजिस्ट्री की अध्यक्षता कौन करता है, ठीक है। तो इसको हम लोग देखते हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, तो ये बिल्कुल गलत होगा। आंतरिक पंजे के, ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बाकी कह रहा है
ऑप्शन सी करा पंजीयक, तो ये भी गलत है। और महासचिव, तो ये क्या है, सही है। देखिए सर्वोच्च न्यायालय की रजिस्ट्री जो है ना, ये महासचिव की अध्यक्षता में होती है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। देखिए क्या ना, न्यायालय और रजिस्ट्री की कार्य संरचना के निर्धारण की ना प्रशासनिक शक्ति विशेष तौर पर भारत के मुख्य न्यायाधीश में नियुक्त होती है। और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो है ना, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, और ये 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर बने रहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका चूंकि सही है। थोड़ा सा प्रश्न से इतर हम लोग चले गए थे। और अगला प्रश्न है कि कोशिका में केंद्रक के अतिरिक्त निम्न में से किन दो कोशिकांगों के अपने डीएनए और राइबोसोम होते हैं? लवक और माइट्रोकांडिया, लवक और गाल्जिका, माइटोकांडिया और गाल्जिका, या माइटोकांडिया और लाइसोसोम। तो देखिए कोशिका में केंद्रक के अतिरिक्त लवक और माइटोकांडिया होते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो माइटोकांडिया कोशिकांगों के अपने डीएनए और राइबोसोम होते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। अगला है प्रश्न संख्या 37। ये कह रहा है क्या सुरक्षित यौन संबंध ही एचआईवी के संक्रमण को रोकने का एकमात्र तरीका है? तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है हाँ, यह एकमात्र तरीका और कंडोम का उपयोग किया जाना अनुशंसित है। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि मतलब कि यही यही मतलब एचआईवी को रोकने का एकमात्र यही तरीका हो, तो ये बिल्कुल गलत होगा। उसके बाद कह रहा नहीं, एचआईवी संक्रमण मुख्यतः ड्रग्स के सेवन से फैलता है, तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि एचआईवी संक्रमण मुख्यतः मतलब ड्रग्स से तो नहीं फैलता है। अगला है नहीं, इसका सबसे सुरक्षित तरीका यौन क्रियाओं से पूरी तरह से बचना है, तो ये भी कहाँ पॉसिबल है, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। डी करण नहीं, इसके अन्य तरीके जैसे संक्रमित सुइयों का उपयोग एवं संक्रमित रक्त के आदान को रोकना है, तो यही सही मतलब तरह से देखा जाए तो बिल्कुल सही है। देखिए यौन रोग किसी संक्रमित व्यक्ति के साथ ना शारीरिक संबंध बनाने से फैलता है, लेकिन इसके फैलने का यह एकमात्र कारक नहीं है, ठीक है। और यह किसी संक्रमित व्यक्ति का ना रक्त चढ़ाने से या दूषित इंजेक्शन फैलता है, जैसे कि बहुत से लोग ड्रग्स या बहुत से इंजेक्शन लेते हैं, तो बदल बदल के इंजेक्शन ले रहे हैं, उससे भी फैल सकता है। तो कहने मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका सही है, और ये सबसे सुरक्षित मतलब सबसे सही तरीका है एचआईवी से बचने का, ठीक है। और अगला प्रश्न है कि प्रश्न संख्या 38 कह रहा है कि हाल ही में कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा संपीड़ित वायु ऊर्जा भंडार संयंत्र स्थापित कर रहा है? तो जापान, चीन, भारत, अमेरिका। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना, देखिए आजकल जितने भी रिसर्च में जो एक अजूबा मतलब कर रहा है, ये सबसे ज्यादा चीन ही कर रहा है, ठीक है। तो देखिए जनवरी 2025 में ना चीन के हुबई प्रांत में ना ये दुनिया का सबसे बड़ा भंडारा मतलब चीन जो है दुनिया का देश का कहा जाए तो दुनिया का सबसे बड़ा संपीड़ित वायु ऊर्जा भंडार संयंत्र स्थापित करने वाला देश है चीन है, तो ऑप्शन बी इसका सही है। और अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 39। तो ये कह रहा है कि फरवरी 2025 में चर्चा में रहा ट्रोपेक्स 25 क्या है? ट्रोपेक्स 25 का संबंध किस देश से? भारत, अमेरिका, फ्रांस, चीन, फ्रांस या चीन। तो देखिए ट्रोपेक्स 25 जो है भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा अभ्यास है, और ये एक द्विवार्षिक अभ्यास होता है। इसका आयोजन जो है ना हिंद महासागर के पश्चिमी तट पर किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है? सही है। और अगला प्रश्न है कि प्रश्न संख्या 40। तो मार्च 2025 में कहां पर खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 का आयोजन किया गया था? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर या लद्दाख। तो देखिए मार्च 2025 में ना खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 का जो आयोजन हुआ था ना, ये जम्मू कश्मीर में आयोजित किया गया था, तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। और देखिए ये सेट नंबर 14 था जो कि कंप्लीट होगा, और इसी में हम लोग सेट नंबर 15 को भी देखेंगे, ठीक है। तो देखते हैं सेट नंबर 15 के प्रश्न को। तो देखिए स्टार्ट करने से पहले इसके मैं कहना चाहूंगा कभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जरूर कर लीजिए, ताकि जब भी अगला वीडियो डाला जाए तो इसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। तो सेट नंबर 15 का पहला प्रश्न देखते हैं। देखिए प्रत्येक सेट में इसमें सामान्य केवल हम लोग सामान्य अध्ययन के प्रश्नों को देख रहे हैं, और इसमें टोटल मतलब एक सेट में लगभग 40 प्रश्न हैं, और इतने एग्जाम में पूछे भी जाएंगे यूपीएसआई में। तो अगला प्रश्न देखते हैं इसी का। और देखिए कहने के लिए बस ये यूपीएसआई का प्रैक्टिस सेट है, लेकिन जितने भी लोग होमगार्ड और यूपीपी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि सामान्य अध्ययन के प्रश्न लगभग सेम ही रहते हैं। तो खैर अगला देखते हैं। इसी में कह रहे हैं मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के संबंध में उच्चतम न्यायालय का क्षेत्राधिकार क्या है? तो मौलिक और अनन्य, मौलिक नहीं, मौलिक लेकिन अनन्य नहीं, या अनन्य। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, देखिए मौलिक अधिकारों के ना प्रवर्तन के संबंध में उच्चतम न्यायालय का क्षेत्राधिकार देखा जाना तो मौलिक लेकिन अनन्य नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। और इसका मतलब ये होना कि और कारण ये पहले देख लेते हैं कि उच्चतम न्यायालय ना संविधान के दायरे में रहकर ही कोई निर्णय देता है, और इससे बाहर कोई निर्णय नहीं दे सकता है, ठीक है। और अनुच्छेद 32 जो कि नागरिकों के मूल अधिकारों के उल्लंघन के विरुद्ध उपचार का एक तरह से प्रबंध करता है, कहने मतलब अनुच्छेद 32 के तहत ही सुप्रीम कोर्ट रीट जारी कर सकता है मौलिक अधिकारों के संरक्षण से संबंधित। तो
मौलिक है, लेकिन इसी का केवल अधिकार नहीं, इस पे हाई कोर्ट का भी अधिकार है मौलिक अधिकारों के प्रति रीट जारी करने का, जो मौलिक हाई कोर्ट के समझ 226 आर्टिकल 226 के तहत अधिकार दिया गया है। अगला प्रश्न है, वह अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है? तो गुवाहाटी में, सीकर में, देहरादून या दार्जिलिंग? तो देखिए वन अनुसंधान संस्थान जो है ना, ये देहरादून में, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। और देहरादून पड़ता कहाँ पे है? ये देखिए उत्तराखंड में पड़ता है ये, ठीक है, कहाँ पे? उत्तराखंड में पड़ता है, ठीक है। तो आप अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या तीसरा कह रहा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों के यह भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों के लिए महाधिवक्ता के पद का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 148, अनुच्छेद 145, अनुच्छेद 65 या अनुच्छेद 165? तो देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 165 में ना राज्यों के लिए महाधिवक्ता का प्रावधान किया गया है, तो अनुच्छेद 165 सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। और ये 148 जो है ना नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से संबंधित है। और देखिए महाधिवक्ता जो होता है ना, राज्यपाल के द्वारा महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है और राज्य का ये सर्वोच्च विधि अधिकारी मतलब होता है, और यह राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत तक अपने पद पर रहता है। अगला है प्रश्न संख्या 4 का, बुलेट प्रूफ वस्त्र बनाने के लिए कौन सी सामग्री प्रयोग की जाती है? तो पॉलीएथिलीन क्या है, टेराफथलेट, पीटी, मेलामाइन, पॉलीविनाइल क्लोराइड जिसे पीवीसी भी कहते हैं, या स्पेक्ट्रा? तो देखिए बुलेट प्रूफ वस्त्र बनाने के लिए ना स्पेक्ट्रा सामग्री का प्रयोग किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। और क्या ना, एक बुलेट प्रूफ वस्त्र को ना स्पेक्ट्रा के बुने केवलर के परतों को ना केवलर धागे का उपयोग करके एक साथ बनाया जाता है, तो ऑप्शन डी इसका सही है। अगला है, कणों की तरंग प्रकृति किसने स्थापित की थी? डी ब्रोगली, फर्मी, पाली या क्लार्क मैक्सवेल ने? तो देखिए कणों की जो तरंग प्रकृति की जो परिकल्पना दिया था ना, ये डी ब्रोगली ने के द्वारा स्थापित किया गया था, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। और डी ब्रोगली सिद्धांत के रूप में जाना जाता है इसे, ठीक है। और इस सिद्धांत के अनुसार ना सभी पदार्थों में तरंग जैसी प्रवृत्ति होती है और उनके तरंग ध्येय उनके आयोग के क्या होते हैं? आवेग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, और आवृत्ति जो होती है ना उसकी गतिज ऊर्जा के समानुपाती होती है, तो ऑप्शन डी ए इसका क्या है? सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6, कह रहा है निम्नलिखित में से किस प्रोटोकॉल का उद्देश्य चरणबद्ध तरीके से हाइड्रोफ्लोरोकार्बन का उपयोग समाप्त करना था? तो नगोया प्रोटोकॉल, कार्टागेना प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल या क्योटो प्रोटोकॉल? तो देखिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का उद्देश्य ना 2030 तक, कब तक? तो 2030 तक, ऑप्शन सी तो इसका सही होगा। देखिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का उद्देश्य 2030 तक चरणबद्ध तरीके से ना हाइड्रोफ्लोरोकार्बन का उपयोग को समाप्त करना था, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। और देखिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का जो मुख्य उद्देश्य था ना, ये था कि ओजोन परत की क्षत पहुंचाने वाले रसायन, विशेषकर जिसमें सीएफसी, जिसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन आते हैं, और उसके बाद से एचएफसीएस, देखिए सीएफसीएस, ठीक है, और साथ में एचएफसीएस, ठीक है, इस जैसे गैसों को ना उपयोग चरणबद्ध तरीके से समाप्त करना था, और इसे 1987 में अपनाया गया था। कब? तो 1987 में अपनाया गया था। और यह ओजोन परत की रक्षा करने वाला सबसे सफल अंतर्राष्ट्रीय समझौता भी इसको माना जाता है, ठीक है। तो अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 7, ये कह रहा है कि जब पृथ्वी पूरब की तरफ घूमती है तो पूर्वी जगहों का स्थानीय समय क्या होगा? तो पश्चिम स्थानों के स्थानीय जगहों से पीछे, तो ये कथन क्या है? गलत हो जाएगा। पश्चिमी स्थानों के स्थानीय जगहों से आगे। सी कह रहा है पश्चिमी स्थानों के समान या उपयुक्त में से कोई नहीं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पश्चिमी स्थानों के स्थानीय जगहों से आगे होगा। देखिए सभी लोगों को पता होगा, जो पृथ्वी है पश्चिम से पूरब की तरफ घूमती है, और इसका जो और जो जो पूरब की तरफ जाएंगे ना जैसे जैसे, तो समय क्या होता है? बढ़ते जाता है, ठीक है, समय, और पश्चिम की तरफ जाएंगे तो घटते जाता है, तो कहने मतलब पश्चिमी स्थानों के स्थानीय जगहों से आगे होगा, तो ऑप्शन बी सही होगा। अगला है प्रश्न संख्या 8, ये कह रहा है राइजोबियम और कुछ नील हरित शैवाल, राइजोबियम और कुछ नील हरित शैवाल जैसे सूक्ष्म जीव किसके स्थिरीकरण में मदद करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन? तो देखिए राइजोबियम और कुछ नील हरित शैवाल जो है ना, ये नील हरित शैवाल जिसे साइनो बैक्टीरिया भी कहा जाता है, ये शैवाल जैसे ना सूक्ष्मजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण में मदद करते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अंडे की सफेदी में मौजूद प्रोटीन जो विटामिन B7 के अवशोषण को रोकता है, वह दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? तो एल्ब्यूमिन या ग्लूटामाइन या केराटिन या एविडीन? तो देखिए अंडे की सफेदी में ना एल्ब्यूमिन प्रोटीन पाया जाता है जो विटामिन B7 के अवशोषण को रोकता है। क्या पाया जाता है इसमें? तो एल्ब्यूमिन पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर 20 ए इसका क्या है? सही है। और अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10, कर अंटार्कटिका का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? अंटार्कटिका का सबसे ऊंचा शिखर थॉमस पर्वत, कास्कुसो पर्वत, एल्ब्रूस पर्वत या विंसन मैसिव? तो देखिए विंसन पर्वत जो है ना, ये विंसन पर्वतमाला, ये अंटार्कटिका में स्थित पर्वतमाला है, और ये एल्सवर्थ पर्वत के ना
सेंटिनल पर्वत श्रृंखला के भीतर स्थित है। कहने मतलब कि सबसे ज्यादा यही मतलब अंटार्कटिका का सबसे ऊंचा शिखर यही है, विन्सन मैसिव। अगला है भरतपुर राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों में से किस का पूर्व नाम है? तो पेंच राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान या केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान। तो देखिए केवला देवी राष्ट्रीय इसका सही आंसर हो जाएगा केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन डी इसका सही है। और केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान जो है ना ये भरतपुर में है। और भरतपुर में भी कहाँ, एक तो ये भरतपुर पड़ता है कहाँ पे, तो राजस्थान में पड़ता है, ठीक है। तो ये राजस्थान में स्थित है और इस उद्यान को ना पहले भरतपुर राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता था। और 1982 में ना भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य को राष्ट्रीय पार्क घोषित किया गया था। अगला है प्रश्न संख्या 12, कह रहा है इलायची पहाड़ियां निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला में स्थित हैं? प्रश्न संख्या 12 कह रहा है कि इलायची पहाड़ियां निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? विंध्य, पश्चिमी घाट, पूर्वांचल या पूर्वी घाट। तो देखिए इलायची की जो पहाड़ियां है ना ये दक्षिण भारत की पर्वत श्रृंखला में, कहाँ पे, दक्षिण भारत की। इलायची की पहाड़ियां दक्षिण भारत की पर्वत मतलब दक्षिण भारत की पर्वत श्रृंखला हैं और ये भारत में ना दक्षिण पूर्वी जैसे में केरल और दक्षिण पश्चिमी तमिलनाडु में स्थित है। कहने मतलब ये दक्षिण पश्चिमी घाट का हिस्सा है, किसके, पश्चिमी घाट का हिस्सा है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वह इतालवी यात्री जिसने विजयनगर साम्राज्य का अत्यंत प्रशंसात्मक विस्तृत वर्णन किया वह कौन है? मार्को पोलो, निकोलो कॉन्टी, बारबोसा या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए इतालवी यात्री निकोलो कॉन्टी जो था ना ये विजयनगर साम्राज्य का अत्यंत प्रशंसात्मक रूप से विस्तृत वर्णन किया था और यह इतालवी संगम वंश के महान शासक देवराय प्रथम के शासनकाल में भारत आया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा निकोलो कॉन्टी, ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है कि एक सत्कर्ता की दृष्टि से, प्रश्न संख्या 14 कह रहा है कि एक सत्कर्ता की दृष्टि से सरकारी संगठन के निर्माण कार्यों की तकनीकी लेखा परीक्षा के कार्यों को सौंपा गया है किसको? तो भारत के नियंत्रक एवं लेखा महापरीक्षक, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, केंद्रीय सत्कर्ता आयोग या लोक आयुक्त। तो देखिए अनुच्छेद 148 के अनुसार ना किसके 148 के अनुसार नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होते हैं, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। और ये केंद्र व सभी राज्य सरकारों के ना व्यय संबंधी लेखों का अंकेक्षण करते हैं, मतलब एक तरह से उनका रिव्यू करते हैं एक तरह से। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 15, किस शासक के द्वारा टका और जीतल नाम के सिक्के चलाए गए थे? किस शासक के द्वारा टका और जीतल नाम के सिक्के चलाए गए थे? अकबर, जहांगीर, इल्तुतमिश या हुमायूं। तो देखिए गुलाम वंश के दूसरे शासक इल्तुतमिश ने ना दो महत्वपूर्ण सिक्के, चांदी का टका और तांबे का जीतल नामक सिक्के चलवाया था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में कौन सी याचिका सरकारी पद के अनधिकार ग्रहण को रोकती है? तो परमादेश जिसे मैडमस भी कहा जाता है, या प्रतिषेध जिसे प्रोहिबिशन कहा जाता है, अधिकार प्रेक्षक को वारंट या उत्प्रेषण लेख सर्टी ओरी। इसका सही आंसर हो जाएगा ना अधिकार प्रेक्षक को वारंट। देखिए न्यायिक याचिका अधिकार परीक्षा को ना को वारंट सरकारी पद के अनधिकार ग्रहण को रोकती है और अधिकार परीक्षा के माध्यम से ना लोक पद अथवा उससे जुड़े व्यक्तियों के अधिकारों व शक्तियों का एक तरह से परीक्षण होता है। तो ऑप्शन सी इसका सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 17, ये कह रहा है कि अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1906, 1909, 1908 या 1990। तो देखिए 30 दिसंबर 1906 को ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खां के नियंत्रण पर एक सम्मेलन हुआ था जिसकी अध्यक्षता जो था ना ये नवाब वकार उल मुल्क कर रहे थे और इस सम्मेलन को अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का उदय हुआ। कहने मतलब कुल मिला जुलाकर अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की जो स्थापना हुई थी 1906 में हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रश्न संख्या 18, संविधान के अनुसार सिविल सेवकों के संबंध में निम्न से कौन सा कथन क्या है, सही है? तो कह रहे हैं अनुच्छेद 311 अखिल भारतीय सिविल सेवा शाखाओं की स्थापना के संबंध में वर्णन है, तो बिल्कुल क्या है ये गलत है। और इसी में प्रश्न डी कह रहा है संविधान का अनुच्छेद 312 इन्हें राजनीतिक रूप से प्रेरित या प्रतिहिंसाशील कार्रवाई से बचाता है, ये भी क्या है, गलत है। और देखिए 311 क्या ना ये संघ या राज्य के अधीन सिविल हैसियत में ना नियोजित व्यक्तियों को पदच्युत किया जाना है और पद से हटाया जाना या पंक्ति में से अनवत मतलब कहने को उनसे हटाया जाना या उनको डिमोशन किया जाने से संबंधित है। और अनुच्छेद 312 की से अखिल भारतीय सेवाओं के कार्यकाल से संबंधित, ठीक है। अच्छा ऑप्शन देखते हैं इसके किस तरह से दिया है। अच्छा ऑप्शन इसमें स्टेटमेंट बना के दिया है, कह रहा है कि इसमें कौन सा सही है, ठीक है। पूछा क्या है इसमें कौन सा सही है, तो देखिए इसमें कौन सा कह रहा है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में देखिए न तो वन न मतलब न तो पी न तो क्यू, मतलब कहने मतलब न ही पी सही है न ही क्यू सही है, तो दोनों क्या है गलत है, तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 19, तो ये कह महाराष्ट्र के पोलो त्योहार में, देखिए महाराष्ट्र के पोला त्योहार में किस जानवर की पूजा की जाती है? सिंह, वृषभ, हाथी या सांप। तो प्रश्न संख्या 19 है ना, देखिए महाराष्ट्र के पोला त्योहार में ना वृषभ की पूजा की जाती है।
तो ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और इस त्योहार में अपने पुत्रों की दीर्घायु हेतु ना 64 योगिनी और पशुधन का पूजा किया जाता है। तो ऑप्शन मतलब कहने मतलब कि पुत्रों की दीर्घायु से संबंधित प्रश्न, मतलब ये व्रत है, व्रत क्या पूजा है ये। और अगला है कि दल बदल विरोधी कानून की संवैधानिकता को सर्वोच्च न्यायालय के मामले में सही ठहराया था। तो आल आल पार्टी हिल लीडर्स कॉन्फ्रेंस शिलांग बनाम कप्तान W.A. संगमा, या इंदिरा नेहरू गांधी बनाम राजनारायण, या क्योतो होलोहन बनाम जालिन क्या है जाची लहू, या मोहिंदर सिंह गिल बनाम मुख्य निर्वाचन आयुक्त। तो इसका देखिए दल बदल विरोधी कानून की संवैधानिकता को सर्वोच्च न्यायालय ने 1992 में, कब, तो 1992 में क्योतो होलोहन बनाम जाची लोहू, क्या है जाची लोहू, ये जांची लहू के मामले में ना सही ठहरा था। और इसमें अदालत ने ना यह निर्णय दिया था कि 52वां संविधान संशोधन 1985 और 10वीं अनुसूची संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन नहीं करते हैं। तो ऑप्शन सी इसका सही है। और आप सब लोगों को पता होगा कि जो संविधान संशोधन है, एक मिनट, ये जो दल बदल विरोधी मतलब जो मतलब 10वीं अनुसूची जो है ना, ये दल बदल विरोधी संबंधी कानून से संबंधित है। कहना मतलब इसका ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अगला है प्रश्न संख्या 21। तो ये करें भारतीय बैंकिंग में आरटीजीएस और आईएफएससी का पूरा रूप क्या है। तो देखिए इसका जो आरटीजीएस का पूर्ण रूप देखा जाए ना, तो ऑप्शन सी में हम लोग सीधे देख लेते हैं, रियल टाइम ग्रास सेटलमेंट है। क्या है, रियल, आर टी जी और यस, रियल टाइम ग्रास सेटलमेंट। और आईएफसी तो आई एफ सी और IFSC, ठीक है, तो इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अगला है प्रश्न संख्या 22। कह रहा है गरीबी रेखा से नीचे लोगों को अनुपात, क्या है, गरीबी रेखा से नीचे लोगों का अनुपात द्वारा अनुमानित किया जाता है। तो गरीबी सूचकांक लोगों की संख्या के अनुपात, बीस समूहन सूचक, या गरीबी रेखा से नीचे। तो देखिए गरीबी रेखा से नीचे जीवन व्यतीत कर रहे लोगों का अध्ययन जो है ना, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण जिसे NSSO कहा जाता है, मतलब NSSO करता है कौन, NSSO, ठीक है, NSSO करता है, ठीक है। और ये निर्धनों की संख्या ज्ञात करने हेतु ना काउंट विधि का उपयोग किया जाता है। तो लोगों की संख्या अनुपात ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। अगला है प्रश्न संख्या 23। तो ये कह रहा है केंद्रीय विश्वविद्यालय बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय विद्या बिहार किस शहर में स्थित है, आगरा में, कानपुर में, वाराणसी या लखनऊ। तो देखिए बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय 1996 में लखनऊ में स्थापित किया गया था। तो लखनऊ में सही है, 1996 में स्थापित किया गया था। ऑप्शन डी इसका क्या है, सही है। और यह विश्वविद्यालय ना विभिन्न क्षेत्रों में उच्च स्तरीय शिक्षण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्थापित किया गया था। अगला है प्रश्न संख्या 24। मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा UDHR के अनुच्छेद 4 में का विवरण प्रस्तुत किया गया किसमें, तो गुलामी से स्वतंत्रता, शिक्षा का अधिकार, निजी संपत्ति का अधिकार, विवाह एवं परिवार का अधिकार। तो देखिए मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा जो है ना, ये 10 दिसंबर 1948 में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासभा द्वारा दी गई थी। और इसमें कुल 30 अनुच्छेद शामिल हैं। कुल इसमें कितने अनुच्छेद शामिल हैं, 30। और ये अनुच्छेद 4 जो संबंधित है ना, ये गुलामी से स्वतंत्रता और इसका मतलब इसका गुलामी से स्वतंत्रता, ऑप्शन ए में देखिए गुलामी से स्वतंत्रता और इसका विवरण प्रस्तुत करता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। और हर साल देखिए 10 दिसंबर को, कब, 10 दिसंबर को राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि रायटर इसकी समाचार एजेंसी है, रायटर इसकी समाचार एजेंसी मतलब किस देश की, यूके की, USA, रूस, जर्मनी। तो देखिए रायटर जो है ना, ये है यूके के समाचार एजेंसी है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। और यही USA का समाचार एजेंसी देखा जाए, किसका, USA, तो यूनाइटेड प्रेस इंटरनेशनल होता है। क्या है, यूनाइटेड प्रेस इंटरनेशनल, यूनाइटेड प्रेस इंटरनेशनल है। और वहीं रूस का क्या है, तो रूस का है तास, अर्थात इसका है तास है, ठीक है। और इसी को इतार तास भी कहा जाता है। क्या, इतार समाचार एजेंसी है रूस का ये, ठीक है। और जर्मनी का क्या है, तो जर्मनी का DPA, क्या है, DPA समाचार एजेंसी है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 26 का भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है, 352, 356, 331 या 360। कह रहा है देखिए राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित इसमें कह रहा है, ठीक है। तो देखिए भारतीय संविधान का अनुच्छेद 352 जो है ना, ये मतलब 352 के अंतर्गत ही राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा की जाती है। और ये राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, जिसमें ना युद्ध, वायु आक्रमण तथा सशस्त्र विद्रोह के आधार पर किया जाता है। और ये केवल ना मंत्रिमंडल के लिखित सहमति के सिफारिश मतलब लिखित सहमति से ही किया जाता है। तो और यही 356 देखिए, तो राज्यों में राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। कैसे, राष्ट्रपति
राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। और साथ में अनुच्छेद 360 जो है ये वित्तीय आपात से संबंधित है, जो कि अभी तक वित्तीय आपात एक ही भी बार भारत में लगाया नहीं गया है, यह है वित्तीय आपात से संबंधित। और अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या कौन सा 27 कह रहा भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया से संबंधित है? तो अनुच्छेद 55, अनुच्छेद 72, 78 या अनुच्छेद 60। तो देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 54 के तहत ना अनुच्छेद 54 के तहत राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल के द्वारा होता है, ठीक है। लेकिन इसमें प्रक्रिया के बारे में पूछा है, ठीक है। तो देखिए पहले तो हम अनुच्छेद 54 देख लेते हैं, जिसमें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाता है, जिसमें संसद के न दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य एवं राज्य विधानसभाओं एवं साथ ही राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली क्षेत्र तथा संघ शासित क्षेत्र एक है पुदुचेरी के निर्वाचित सदस्य इसमें क्या होते हैं, सम्मिलित होते हैं। और राष्ट्रपति चुनाव की जो प्रक्रिया के बारे में देखा जाए ना, ये अनुच्छेद 55 में उल्लेख किया गया है। किसमें? अनुच्छेद 55 में। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। अगला है संयुक्त राष्ट्र की किस शाखा का मुख्य कार्यालय पेरिस में है? तो यूनिसेफ या ILO या यूनेस्को या IFAO। तो देखिए यूनिसेफ जो ना संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन है, इसका मुख्यालय पेरिस में है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, यूनेस्को का। यूनिसेफ नहीं, यूनेस्को, ठीक है। और इसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 को की गई थी। 1945 में इसकी स्थापना की गई थी यूनेस्को का। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा युग्म क्या है, गलत है? तो निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? गोल्फ राइटर कप, हॉकी चैंपियन कप, और क्रिकेट दिलीप कप या फुटबॉल एजरा कप। तो देखिए एजरा कप जो होता है ना, ये फुटबॉल में नहीं दिया जाता है, बल्कि ये दिया जाता है गोल्फ में भी दिया जाता है। किसमें? गोल्फ में। तो ऑप्शन नंबर डी क्या है, गलत है। तो डी गलत है, तो सही हो जाएगा। बाकी ये गोल्फ राइटर कप, हॉकी चैंपियन कप, क्रिकेट दिलीप कप, दिलीप ट्रॉफी से संबंधित है। ऑप्शन डी इसका सही है। अगला है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो बिल गेट्स को, जॉन मैकार्थी, एलोन मस्क या सैमुर क्रे। तो देखिए अमेरिका के कंप्यूटर वैज्ञानिक जॉन मैकार्थी को ना, किसको? जॉन मैकार्थी को, इन्हीं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अर्थात AI के जनक के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। और यहीं पे एक व्यक्ति हैं बिल गेट्स। देखिए बिल गेट्स को ना माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक, ये माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक हैं। अगला है मौलाना, प्रश्न संख्या 31 का मौलाना आजाद एजुकेशन फाउंडेशन के पदेन अध्यक्ष कौन है? भारत के राष्ट्रपति, केंद्रीय गृह मामलों के मंत्री, राज्यसभा के सभापति या केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री। तो देखिए मौलाना आजाद एजुकेशन फाउंडेशन का पदेन अध्यक्ष जो होते हैं ना, ये केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 32। तो यह कह रहा है कि मॉडल पुलिस अधिनियम 2006 में कहा गया है कि राज्य सरकार रैंक के लिए पैनल में शामिल राज्य पुलिस सेवा के बीच में डैश दिया है, तो वरिष्ठतम अधिकारियों में से DGP की नियुक्ति करेगी 6, 5, 4 या 3। तो देखिए मॉडल पुलिस अधिनियम 2006 के तहत ना राज्य सरकार रैंक के लिए पैनल में शामिल राज्य पुलिस सेवा के 3 वरिष्ठतम अधिकारियों में से DGP की नियुक्ति करेगी। तो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा इसका 3। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा 3। और ये स्वैच्छिक भागीदारी पर जोर देता है, जिसमें अधिकारियों को ना इस पद के लिए विचार किए जाने की इच्छा व्यक्त करने की आवश्यकता होती है। अगला है प्रश्न संख्या 33। ये कह रहा है स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश के पहले पुलिस महानिरीक्षक कौन थे, जिसे तत्समय उत्तर पश्चिमी प्रांत और अवध के नाम से जाना जाता था? तो BN लाहिड़ी, कानराड हंटे, S श्रीपाल या लॉर्ड माउंटबेटन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा BN लाहिड़ी। देखिए स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश के पहले पुलिस महानिरीक्षक BN लाहिड़ी थे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 34। कह रहा है कि उस वक्त को क्या कहा जाता है जो उन सभी बंडलों का प्रतिनिधित्व करने वाले बिंदुओं को जोड़ता है जिन्हें उपभोक्ता तटस्थ समझता है? सीमांत वक्र, अनिधिमान वक्र, अनिधिमान वक्र, उपयोगिता वक्र या उपभोक्ता वक्र। तो देखिए अनधिमान वक्र जो होता है ना, क्या है? अनधिमान वक्र दो वस्तुओं के ऐसे संयोग का ग्राफीय निरूपण है ना, जो कि उपयोक्ता को समान संतुष्टि प्रदान करता है। और यह वक्र उन सभी बंडलों का प्रतिनिधित्व करने वाले बिंदुओं को जोड़ता है जिन्हें उपभोक्ता तटस्थ समझता है। इसका सही आंसर होगा अनधिमान वक्र। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 35। तो ये कह रहा है कि 1975 में पहली बार आयोजित विश्व हिंदी सम्मेलन अर्थात WHC की पहली वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए प्रतिवर्ष कौन सा दिन विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है? 14 अक्टूबर, 5 सितंबर, 10 जनवरी या 26 जनवरी। तो
देखिए विश्व हिंदी दिवस जो प्रत्येक वर्ष जो है ना ये 10 जनवरी को मनाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। देखिए 14 सितंबर को तो जो मनाया जाता है ये भारतीय हिंदू हिंदी दिवस मनाया जाता है, लेकिन विश्व हिंदी दिवस जो है ये 14 जनवरी को मनाया जाता है और इसका उद्देश्य ना हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए जागरूकता पैदा करना था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अगला है प्रश्न संख्या 36। तो ये कह रहा है कि निम्न में से कौन सा ऊतक वृक्क नलिकाओं की भित्तियों का निर्माण करता है? संयोजी ऊतक, तंत्रिका ऊतक, पेशीय ऊतक या उपकला ऊतक? तो देखिए प्रश्न संख्या 36 है ना। हाँ प्रश्न संख्या 36। तो देखिए उपकला ऊतक वृक्क नलिकाओं की भित्तियों का निर्माण करता है। कौन सा? उपकला ऊतक। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। और यह शरीर के अंदर स्थित विभिन्न अंगों के बाहरी तथा भीतरी सतह का निर्माण करने वाला ऊतक को उपकला ऊतक कहते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 37। तो ये कर HIV एड्स के संचरण को रोकने के लिए कई विधियां अपनाई जाती हैं। क्या है? तो HIV एड्स को संचरण को रोकने के लिए कई विधियां अपनाई जाती हैं। दिए गए कथनों में से कौन सा क्या है? गलत है। तो कान छिदवाने, एक्यूपेंचर आदि के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरणों को उपयोग से पहले बीज संक्रमित किया जाना बिल्कुल सही है। मच्छरदानी का उपयोग करके HIV संक्रमित मच्छर के काटने से रोकना और दवाओं के दुरुपयोग के माध्यम से संचरण विशेषकर सुइयों को साझा करने से रोका नहीं जाना चाहिए या जिम्मेदारीपूर्ण यौन व्यवहार करना चाहिए। तो देखिए ऑप्शन सी भी सही हो जाएगा, डी भी सही हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जो HIV एड्स को रोकथाम के लिए जो प्रक्रिया नहीं अपनाई जाती है वह क्या है? मच्छरदानी का उपयोग करके HIV संक्रमित मच्छरों के काटने से रोकना है। तो ऑप्शन नंबर फाइनल इसका 20 का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 38। हाल ही में जनवरी माह में प्रधानमंत्री ने भारत के जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान के लिए किस प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया? तो जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट, आनुवांशिकी प्रोजेक्ट या जैव प्रौद्योगिकी प्रोजेक्ट? तो देखिए 9 जनवरी 2025 को प्रधानमंत्री ने ना जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया था। किसका? जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया था। और यह प्रोजेक्ट जो है ना जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान में शोध के माध्यम से भारतीय जनसंख्या के लिए ना संदर्भ जीनोम तैयार करना था और इसके माध्यम से ना आनुवांशिक विविधताओं की पहचान होगा और साथ ही रोगों की प्रकृति को समझने में भी मदद मिलेगी। तो ऑप्शन ए इसका सही है। अगला प्रश्न संख्या 39। तो ये कह रहा है कि फरवरी 2025 में डोनाल्ड ट्रंप ने किस संगठन से बाहर होने के लिए आदेश जारी किया था? WTO, IMF या UNHRC या अनक्टाड? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा IMF। नहीं, इसका होगा UNHRC। तो देखिए फरवरी 2025 में ना अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने UNHRC से बाहर होने के लिए कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए थे और UNHRC का पूरा मतलब हुआ कि यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 40। ये कर हाल ही में किसे फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड में प्रतिष्ठित आइकॉन ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया? सौरव गांगुली, जय शाह, अनिल कुंबले या कपिल देव? तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC के अध्यक्ष जय शाह को ना फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड में प्रतिष्ठित आइकॉन एक्सीलेंस ऑफ अवार्ड से सम्मानित किया गया जय शाह को। तो ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा। और देखिए ये सेट नंबर 15 था और UPSI का प्रैक्टिस सेट है, इसी में हम लोग आज सेट नंबर तो देखिए इसी में हम लोग सेट नंबर 16 को भी कंप्लीट सॉल्व करेंगे। और तो ज़्यादा देरी न करते हुए सेट नंबर 16 को देखते हैं। तो देखिए सेट नंबर 15 तक हम लोग कंप्लीट 4 सॉल्व कर चुके हैं और ये अगला प्रैक्टिस सेट नंबर 16 का सॉल्व करेंगे। हम लोग केवल सामान्य अध्ययन के प्रश्नों को देख रहे हैं और अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जरूर कर लीजिए ताकि जब भी अगला वीडियो डाला जाए तो इसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। तो इसका पहला कह रहा है, इसका सेट नंबर 16 का पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा बुद्ध वंश के शासकों द्वारा शासित था? प्रश्न संख्या 16 है कि निम्नलिखित में से कौन सा बुद्ध वंश के शासकों द्वारा शासित था? पहला क्या है? कपिलवस्तु, अंग, मगध या गांधार? तो देखिए बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था, प्रश्न ये भी पूछता है किस वर्ष हुआ था, तो 563 ईसा पूर्व में हुआ था। और ये कहाँ पे हुआ था? तो कपिलवस्तु में हुआ था। कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पे हुआ था। और इसके पिता जो थे ना शुद्धोधन शाक्यगढ़ के मुखिया थे और इनकी माता जो थी महामाया कोली वंश की थी। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। एक प्रश्न पूछता है कि इनकी जो महात्मा बुद्ध की जो माता थी किस वंश से संबंधित थी? ये कोलीय वंश से संबंधित थी। ठीक है, कोलीय वंश से संबंधित थी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2। तो ये कह रहा है दिल्ली के किस सुल्तान ने इब्न बतूता की उसकी विद्वता और कला के उद्धार संरक्षक के रूप में उसकी प्रतिष्ठा के लिए दिल्ली के काजी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया था? मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, इब्राहिम लोदी या हुमायूं? तो देखिए इब्न बतूता जो था ना ये प्रसिद्ध अफ्रीकी जो मोरक्को का यात्री था और विद्वान तथा लेखक था। ये 1333 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था।
कब आया था? तो 1333 ईस्वी में। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 3। तो ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस त्योहार को वसंत त्योहार भी कहा जाता है? होली को, महाशिवरात्रि, आयुध पूजा या दिवाली? तो देखिए, होली जो है ना, होली वसंत को, होली जो है वसंत ऋतु में मनाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण भारतीय और मतलब भारत के द्वारा भी मनाया जाता है, नेपाल में लोगों के द्वारा भी मनाया जाता है, ठीक है। और यह पर्व जो है ना हिंदू पंचांग के अनुसार फागु माह की पूर्णिमा में मनाया जाता है। हाल ही में अभी होली आने वाला है, ठीक है। तो इसी को वसंत त्योहार के रूप में भी जाना जाता है। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हरिहर और बुक्का भाइयों ने किस वर्ष विजयनगर, हरिहर और बुक्का भाइयों ने किस वर्ष विजयनगर साम्राज्य स्थापित किया था? तो 1336 में, 1346, 1356 या 1367 में? तो देखिए, विजयनगर राज्य जो है ना दक्षिण भारत के दक्कन के पठार क्षेत्र में स्थित था, और इसकी स्थापना जो था ना 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने किया था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 5। और अगला प्रश्न कर रहा है कि चुंबकीय चालक घनत्व की इकाई क्या है? न्यूटन, टेस्ला, अर्ग या वेबर? तो देखिए, चुंबकीय चालक घनत्व की जो मात्रक होता है ना टेस्ला होता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही है, और इसका प्रतीक जो होता है ये टी होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 6। कौन सी विटामिन के कमी के कारण इंसानों में रक्त अल्पता रोग अर्थात इनीमिया होता है? विटामिन B2, विटामिन B12 या विटामिन B1 या विटामिन B6? तो देखिए, फोलिक अम्ल, जिसे इस एक मिनट, हाँ जी, ये विटामिन देखिए, एक एक होता है विटामिन B9, ठीक है, B9 होता है, ठीक, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया है, जिससे ना फोलिक अम्ल कहते हैं, ठीक है। फोलिक अम्ल इसी को कहा जाता है। और साथ में विटामिन B12, जिसे साइनोकोबालमिन, कभी कभी इसका रासायनिक नाम भी पूछ लेता है इसको, साइनो, क्या है, साइनोकोबालमिन, ठीक है। और इसी की कमी से ना इंसानों में रक्त अल्पता मतलब रक्त की कमी वाला रोग हो जाता है, जिसे इनीमिया भी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा, B12। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 7। तो प्रश्न संख्या 7 कह रहा है कि रदरफोर्ड द्वारा किस प्रयोग ने नाभिक के अस्तित्व को साबित कर दिया था? तो बू प्रयोग, डबल लिस्ट प्रयोग, आयल ड्रॉप प्रयोग या गोल्ड फाइल प्रयोग? तो देखिए, रदरफोर्ड द्वारा ना गोल्ड फाइल प्रयोग, क्या है, गोल्ड फाइल प्रयोग ने ना नाभिक के अस्तित्व को साबित कर दिया था। और रदरफोर्ड ने अल्फा कण प्रकीर्णन के प्रयोग द्वारा परमाणु के भीतर धनावेशित भाग होने की बात बताई थी। तो ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 8। यह कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग फ्लाइंग फॉक्स या फल जतुक, देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा रोग फ्लाइंग फॉक्स या फल जतुक के माध्यम से फैलता है? तो रोटा वायरस, पोलियो वायरस, कैल्सी वायरस या निपाह वायरस? तो देखिए, निपाह वायरस जो है ना ये मुख्य रूप से फ्लाइंग फॉक्स या फल जतुक के माध्यम से फैलता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, निपाह वायरस। और निपाह वायरस पहली बार ना 1999 में मलेशिया के सुअर पालने वाले किसानों में देखी गई थी। 1999 में, कब, 1999 में मलेशिया में सुअर पालने वाले किसानों में देखा गया था। अगला, कौन सा अग्निशमन अभिकारक ओजोन के लिए हानिकारक होता है? तो ऑप्शन नंबर ए कर रहा है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नहीं सॉरी, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया या क्लोरोफ्लोरोकार्बन या हेलान? तो देखिए, हेलान जो है ना ये अक्रिय गैस है, और इसे अग्निशमन यंत्र में प्रयोग किया जाता है। और इसका जो ये ओजोन के लिए क्या है, बिल्कुल हानिकारक होता है। हालांकि हानिकारक तो ओजोन के लिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी होता है, लेकिन ये पूछा है अग्निशमन अभिकारक कौन सा है? तो अग्निशमन अभिकारक यही हेलान ही है। अगला है प्रश्न संख्या 10। तो ये कह रहा है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कुछ मामलों में गिरफ्तारी और निरुद्ध के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है? अनुच्छेद 20, 19, 20 या 21? तो देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो 22 है ना, ये कुछ मामलों में गिरफ्तारी और विरुद्ध के खिलाफ, मतलब गिरफ्तारी के विरुद्ध के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है। तो अनुच्छेद 22 इसका सही हो जाएगा। और 19 सभी लोग पता होगा कि ये स्वतंत्रता से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 11। कर भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी भारतीय राज्य में एक विधान परिषद के सृजन या समापन से संबंधित है? तो अनुच्छेद 155, 169, 165 या 159? तो देखिए, संविधान के अनुच्छेद 169 के अनुसार ना संसद एक विधान परिषद जहां यह पहले से मौजूद है उसका विघटन भी कर सकती है, और जहां पे नहीं है ना उसका एक तरह से मतलब उसके उस राज्य में
विधान परिषद का एक तरह से मतलब बनाया भी जा सकता है। तो उसका ना मतलब इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना, सृजन या समापन जो है अनुच्छेद 169 के अंतर्गत आता है और ये अंतिम अंतोगत्वा सब संसद का अधिकार है ये। तो ऑप्शन बी इसका सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9। ये कह रहा है 1909 के भारतीय परिषद अधिनियम को किस रूप में जाना जाता है? तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, साइमन कमीशन, क्रिप्स मिशन या मार्ले मिंटो सुधार। तो देखिए 1909 के भारतीय परिषद अधिनियम को नाम मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी डी इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार को ना 1919 के अधिनियम को जाना जाता है। ठीक है। क्रिप्स मिशन, साइमन कमीशन सभी लोग पता होगा कि 1928 में आया था भारत में। एक प्रश्न ये भी पूछता है ना कि साइमन कमीशन गठित कब किया गया था? तो देखिए गठित जो ना 1927 में किया गया था, भारत में 1928 में आया था। ठीक है। और साइमन कमीशन का सभी भारत मतलब सभी लोगों ने विरोध किया था। कारण ये था कि इसमें साइमन कमीशन में केवल अंग्रेज शामिल थे। तो अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 13। इसी से संबंधित कर रैयतवाड़ी भूमि राजस्व प्रणाली के संस्थापक होने का श्रेय किसे दिया जाता है? अकबर को, अशोक को, चाणक्य को या टोडरमल को? तो देखिए रैयतवाड़ी भूमि राजस्व प्रणाली का संस्थापक होने का श्रेय जो है ना ये टोडरमल को दिया जाता है। तो टोडरमल ने ही भू राजस्व के क्षेत्र में काफी ख्याति अर्जित किया था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14। तो ये कह रहा है कि देखिए कृषि और मछली पकड़ने की गतिविधियां किस क्षेत्र में संबंधित है? द्वितीय क्षेत्र में, संगठित क्षेत्र में, प्राथमिक क्षेत्र में या तृतीय क्षेत्र में? तो देखिए भारतीय अर्थव्यवस्था के सभी लोग पता है कि 3 क्षेत्र में बांटा जाता है। एक तो प्राथमिक क्षेत्र, एक प्राथमिक क्षेत्र होता है। ठीक है। दूसरा द्वितीय क्षेत्र होता है और द्वितीयक होता है, तृतीयक होता है। ठीक है। तो प्राथमिक क्षेत्र के ही अंतर्गत कृषि, खनन, मछली पालन और ये सब आते हैं प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला है प्रश्न संख्या 15। कह रहा है प्रत्येक निर्धारण वर्ष में आयकर को, प्रश्न संख्या 15 कह रहा है कि प्रत्येक निर्धारण वर्ष में आयकर को द्वारा दी गई दरों पर लगाया जाता है। तो प्रासंगिक वित्त अधिनियम, वित्त मंत्रालय द्वारा अधिसूचना या आयकर अधिनियम 1961 के तहत परिपत्र या आयकर अधिनियम 1961 का प्रावधान। तो देखिए प्रत्येक निर्धारण वर्ष में आयकर को प्रासंगिक वित्त अधिनियम द्वारा दी गई दरों पर लगाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, प्रासंगिक वित्त अधिनियम के तहत लगाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी संघ किस साल में स्थापित किया गया था? अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी संघ तो 1936, 1932, 1928 या 1936? तो देखिए अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी संघ की स्थापना ना 1932 में की गई थी। कब? 1932 में। तो ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। और इसके जो पहले अध्यक्ष थे घनश्याम दास बिड़ला थे। कौन थे? तो घनश्याम दास बिड़ला थे इसके पहले अध्यक्ष। ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 17। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार भारत के नागरिकों, क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार भारत के नागरिकों के लिए उपलब्ध है और विदेशियों के लिए नहीं है? तो धार्मिक मामलों का प्रबंध करने की स्वतंत्रता, तो ये तो सभी लोगों के लिए उपलब्ध है और मतलब भारतीय और विदेशी दोनों के लिए। उसके बाद कह रहा है जीवन और निजी स्वतंत्रता का संरक्षण, ये भी बिल्कुल दोनों के लिए संबंधित है। सार्वजनिक रोजगार के मामलों में समानता, तो ये क्या है ना कि केवल भारतीयों को मतलब तरह से प्राप्त है, विदेशियों को नहीं प्राप्त है। डी कह रहा है कुछ मामलों में गिरफ्तार और कैद के विरुद्ध संरक्षण, ये भी दोनों को प्राप्त है, विदेशी और भारतीय दोनों को। तो देखिए एक कहने का मतलब ना कि देखिए 15 आर्टिकल 15, 16, ठीक है, 19 और 29 और 30 इतने इस आर्टिकल में जो प्रावधान आते हैं ना केवल भारतीयों को प्राप्त है। बाकी जो आर्टिकल है मौलिक अधिकार से संबंधित वो विदेशी और भारतीय दोनों को प्राप्त होते हैं। जैसे कि 14 हो गया, 17 हो गया, 18 हो गया, 20 हो गया, 21 हो गया, ये सभी के सभी मतलब विदेशी और भारतीय दोनों को प्राप्त होते हैं। बाकी 15, 16, 19, 29, 30 केवल भारतीयों को ही प्राप्त होते हैं। अगला है प्रश्न संख्या 18। तो ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे भारत की संसदीय प्रणाली में सरकार के वास्तविक कार्यकारी और प्रमुख के रूप में माना जाता है? निम्न किसे भारत की संसदीय प्रणाली में सरकार के वास्तविक कार्यकारी प्रमुख के रूप में माना जाता है? तो भारत के राष्ट्रपति या एक मिनट इसको देखते हैं, भारतीय संसद, भारत के प्रधानमंत्री या भारत के उपराष्ट्रपति। तो देखिए भारत की संसदीय प्रणाली में ना प्रधानमंत्री को ना सरकार के वास्तविक कार्यकारी और मतलब कार्यकारी प्रमुख के रूप में माना जाता है। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, भारत के प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 19। यह कह रहा है किस साल में भारत में विश्वविद्यालय शिक्षा की समस्या का अध्ययन करने और रिपोर्ट देने के लिए सैडलर आयोग को नियुक्त किया गया था? 1917, 1924, 1936 या 1906 में? तो देखिए 1917 में ना भारतीय विश्वविद्यालय
शिक्षा की समस्याओं का अध्ययन करने और रिपोर्ट देने के लिए ना सैडलर आयोग का अध्ययन मतलब गठन किया गया था 1917 में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राज्य के महाधिवक्ता को पद से हटाने की शक्ति किसके पास होती है? राज्य के महाधिवक्ता को पद से हटाने की शक्ति किसके पास होती है? राज्य के राज्यपाल, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, भारत के राज्य राष्ट्रपति या भारत के प्रधानमंत्री? तो देखिए, राज्य के महाधिवक्ता के पद को हटाने की शक्ति जो है ना राज्य के राज्यपाल के पास होती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। और राज्य के राज्यपाल मतलब देखिए, राज्यपाल ना राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति भी करते हैं और ये आर्टिकल 165 के तहत करते हैं नियुक्ति। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 21। तो ये कह रहा है कि निम्नलिखित राज्यों में से भारत में चावल का प्रमुख उत्पादक कौन है? राजस्थान, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और गुजरात। तो देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना, देखिए समय समय पर कभी कभी ये परिवर्तित होते रहता है। जहां तक मुझे लग रहा है तो पश्चिम बंगाल पहले था, लेकिन इस समय तेलंगाना या आंध्र प्रदेश मतलब कोई ऐसा राज्य है। आप लोग एक बार इस डाटा को चेक कर लीजिएगा और जो सही आंसर इसका कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जहां तक मुझे लग रहा है पश्चिम बंगाल से परिवर्तित हुआ है। तो पहले जिस मतलब पहले तो पश्चिम बंगाल ही था, तो खैर इसको ऑप्शन सी मान के चलते हैं, लेकिन इसको इसका डाटा चेंज हुआ है, इसको देख लीजिएगा एक बार आप लोग। अगला है प्रश्न संख्या 22। तो ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत की एक व्यापारिक या नकदी फसल है? तो व्यापारिक या नकदी फसल देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो देखिए, व्यापारिक इसमें ऑप्शन दे रहा है बाजरा, कपास, धान, ज्वार या बाजार क्या है ज्वार। तो देखिए इसमें देखिए वो फसल जो ना व्यापार के उद्देश्य से किसानों के द्वारा तैयार की जाती है वो नकदी फसल कहलाती है, जिसमें कपास आता है। तो जो कि ऑप्शन बी में दिया है, तो यही आंसर हो जाएगा। बात साथ साथ में कपास के साथ साथ में गन्ना भी नकदी फसल है और इसके अंतर्गत तंबाकू भी आता है। ठीक है, तंबाकू के साथ साथ जूट भी आता है। क्या है? तो जूट। बाकी ये बाजरा, धान, ज्वार ये क्या है? नकदी फसल नहीं है। ये सब क्या है? खाद्यान्न फसलें हैं। अगला है प्रश्न संख्या 23। तो ये कह रहा है कि किस प्रकार के ज्वालामुखियों को पृथ्वी के सभी ज्वालामुखियों में सबसे बड़ा माना जाता है? तो ढाल ज्वालामुखी, मध्य महासागर पर्वतमाला, कैल्डेरा या मिश्रित ज्वालामुखी। तो देखिए, ढाल ज्वालामुखी को ना पृथ्वी के सभी ज्वालामुखियों में सबसे बड़ा माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, ढाल ज्वालामुखी। अगला प्रश्न है, कौन सी हवा नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 24। तो ये कह रहा है कौन सी हवा वर्ष में 2 बार अपनी दिशा परिवर्तित करती है? व्यापारिक हवा, पछुआ हवा, मानसूनी हवा या ध्रुवीय हवा। तो देखिए, वे पवने ना जिनकी दिशा मौसम के अनुसार बिल्कुल पलट जाती है वे मानसून पवने कहलाती हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। और ये देखिए, ये पवने ना 6 महीने स्थल से सागर की ओर और 6 महीने सागर से स्थल की ओर चलती हैं। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर बनी है? गंडक पे, कोसी पे, कृष्णा पे या महानदी पे। तो देखिए, नागार्जुन सागर बांध परियोजना जो है ना ये कृष्णा नदी पे बनी है। किस पे? तो कृष्णा नदी पे बनी है। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 26। तो ये कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले की जनसंख्या सबसे ज्यादा है? गोरखपुर, लखनऊ, प्रयागराज या बरेली। तो देखिए, 2011 के जनगणना के अनुसार देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले की ना जनसंख्या सबसे ज्यादा है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। और यही क्षेत्रफल के अनुसार पूछा होता सबसे बड़ा जिला तो लखीमपुर खीरी होता है। लखीमपुर खीरी है सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के अनुसार। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 27 की वाल्मीकि का आश्रम ब्रह्मवर्त में था जो किस जिले में? बिठूर में, झांसी में, ललितपुर या उरई। तो देखिए, वाल्मीकि का आश्रम ब्रह्मवर्त जो था ना ये बिठूर में है। बिठूर किस राज्य में किस जिले में है? तो ये कानपुर में। कहाँ पे? ये कानपुर में। ठीक है, और ललितपुर खुद में स्वयं एक जिला है, झांसी भी एक जिला है, उरई जालौन की ना क्या है? जालौन की क्या है? ये मतलब एक तरह से उसका जिले का एक तरह से केंद्र है ये उरई। अगला है प्रश्न संख्या 28। कह रहा प्रशासनिक सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश में कितने मंडल है? तो 20 मंडल हैं, 18 हैं, 24 है या 14 है। तो देखिए, प्रशासनिक सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो इस समय 18 मंडल है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। और कुल जिलों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में जिलों की संख्या जो है 75 है। अगला है प्रश्न संख्या 29। यह कह रहा है निम्नलिखित में से किस संगठन को प्रशुल्क एवं व्यापार पर सामान्य समझौते GATT का प्रवर्ती सक्सेसर माना जाता है? यूनेस्को, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक या विश्व व्यापार संगठन। तो देखिए, विश्व व्यापार संगठन को ना प्रशुल्क एवं व्यापार पर सामान्य समझौते अर्थात GATT का नाम प्रवर्ती माना जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या। ये कह रहा है डॉट बीच में मतलब पहले ही फिल इन द ब्लैंक करने के लिए दे दिया है। कह रहा है कि डॉट XLS का विस्तारित नाम क्या है? तो वेब पेजेस, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ओपन ऑफिस डॉक्यूमेंट्स या टेक्स्ट फाइल्स। तो देखिए, XLS का विस्तारित नाम जो देखा जाना तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है। क्या है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा।
और अगला प्रश्न है, एक दुर्भावनापूर्ण तकनीकी है, प्रश्न संख्या 31 कह रहा है, एक दुर्भावनापूर्ण तकनीकी है जिसका उपयोग हैकर्स द्वारा पीड़ित के वेब कैम तक अनधिकृत पहुंच प्राप्त करने के लिए किया जाता है। तो कैम्फेकिटिंग, कीलॉन्गिंग या इब्ज डार्पिंग या ट्रोजन हमला। तो देखिए इसमें जो सही आंसर है ना, ऑप्शन नंबर ए, कैफेकेटिंग। क्या है कैफेकेटिंग? जो है ना, कैफेकेटिंग एक दुर्भावनापूर्ण तकनीकी है जिसका उपयोग ना हैकर्स द्वारा पीड़ित के वेब कैम तक अनधिकृत पहुंच प्राप्त करने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय सांप्रदायिक सद्भाव फाउंडेशन किसके अंतर्गत आता है? क्या है? राष्ट्रीय सद्भाव फाउंडेशन किसके अंतर्गत आता है? राष्ट्रीय सांप्रदायिक सद्भाव फाउंडेशन केंद्रीय विदेश मंत्रालय, केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय या केंद्रीय गृह मंत्रालय या केंद्रीय रक्षा मंत्रालय। तो देखिए राष्ट्रीय सांप्रदायिक सद्भाव फाउंडेशन जो है ना, ये केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्त संगठन है। ठीक है, स्वायत्त संगठन है। तो ये सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केंद्रीय गृह मंत्रालय। और इसकी स्थापना जो है ना 19 फरवरी 1992 में 19 फरवरी 1992 में की गई थी। अगला है प्रश्न संख्या 33, इस ब्रह्मांड में मौजूद प्रत्येक वस्तु जो पदार्थ से निर्मित है उसे वैज्ञानिकों ने क्या नाम दिया था? क्रिस्टल, ठोस, द्रव्य या द्रव्य। तो देखिए ब्रह्मांड में मौजूद प्रत्येक वस्तु जिस वो पदार्थ से निर्मित है उसे वैज्ञानिकों ने ना द्रव्य नाम दिया था। क्या? द्रव्य। इसी को मैटर भी कहते हैं। और वस्तु जो स्थान घिरती है जिसमें द्रव्यमान होता है, जिसका अनुभव हम प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष हम अपनी इंद्रियों द्वारा करते हैं, ये द्रव्य या पदार्थ कहलाता है। जैसे कि लोहा, कोयला, एग्जाम्पल में देखें तो लोहा हो जाएगा, कोयला हो जाएगा, साथ में लकड़ी, कागज, ये सभी क्या है? द्रव्य ही है। अगला है प्रश्न संख्या 34, कह रहा है नाबार्ड का पूर्ण नाम क्या है? तो देखिए नाबार्ड का पूर्ण नाम देखा जाए ना तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी में ही है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। और इसी को राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास भी कहा जाता है। एक प्रश्न इससे 2-3 प्रश्न इससे फैक्ट इससे पूछता है कि समिति के सिफारिश पे गठित की गई थी। तो ये देखिए ये शिवरामन समिति के सिफारिश पे, ये शिवरामन समिति के सिफारिश पे गठित की गई थी। किस वर्ष में किया गया था? तो 12 जुलाई 1982 को। तो कब किया गया था? तो 12 जुलाई 1982 को इसकी गठन की गई थी। अगला कर रहा है, विश्व एनिमेशन दिवस के रूप में मनाया जाता है क्या? तो 15 दिसंबर को, 28 अक्टूबर को, 15 दिसंबर, 28 अक्टूबर या 16 अप्रैल या 22 फरवरी। तो देखिए विश्व एनिमेशन दिवस, अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन दिवस जो है ना प्रत्येक वर्ष 28 अक्टूबर को मनाया जाता है। 28 अक्टूबर, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया था, पीछे नहीं करेंगे, मतलब पीछे क्या ही करना, यही देख लेते हैं। 28 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी उसका सही था। अगला है, माइटोकांड्रिया को विचित्र अंग क्यों माना जाता है? तो ये कह रहा है क्योंकि वे सेल के पावर हाउस हैं, क्योंकि वे सेलुलर अंतर्वस्तु कहलाती हैं, क्योंकि वे सूक्ष्म जीवों को पचा सकते हैं, क्योंकि इनमें राइबोसोम और डीएनए होते हैं। तो देखिए माइटोकांड्रिया को विचित्र अंग इसलिए कहा जाता है ना क्योंकि इसमें राइबोसोम और क्या होते हैं? डीएनए होते हैं, राइबोसोम और डीएनए होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या है? सही है। अगला प्रश्न है, एचआईवी से फैलता है किससे? तो एचआईवी किससे फैलता है? खुले में रखे भोजन के सेवन से? बिल्कुल नहीं। दूषित रक्त के आधान से, तो या बिना दस्ताने की मिट्टी में काम करने से, इससे भी नहीं फैलता है। प्रदूषित पानी से, इससे भी नहीं फैलता है। तो दूषित रक्त के आधान से। तो देखिए एचआईवी जो है ना दूषित रक्त के आधान से फैलता है। मतलब कहने मतलब किसी व्यक्ति को एचआईवी संक्रमित, वो पॉजिटिव और उसका रक्त किसी और पे चढ़ा दिया जाता है तो वो भी एचआईवी से संक्रमित हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इसका सही है। अगला है प्रश्न संख्या 38, अगर हाल ही में भारत के किन 2 शहरों को यूनेस्को द्वारा वेटलैंड सिटी के रूप में मान्यता दी गई है? तो हालांकि ये चूंकि न्यूज करंट पे थोड़ा पुराना है, लेकिन इसमें सही होगा ना इंदौर और उदयपुर। देखिए 25 जनवरी 2025 को ना यूनेस्को ने इंदौर, जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है, उदयपुर जो है राजस्थान में पड़ता है, ठीक है, इसको वेटलैंड सिटी के रूप में मान्यता दी गई थी। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। अगला है, जनवरी 2025 में किस राज्य ने देश का पहला ऑर्गेनिक फिशरीज क्लस्टर स्थापित किया? तो पश्चिम बंगाल या उत्तर प्रदेश, सिक्किम या आंध्र प्रदेश। तो देखिए जनवरी 2025 में ना सिक्किम ने जैविक मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सोरेंग जिले में देश का पहला ऑर्गेनिक फिशरीज क्लस्टर स्थापित किया। कहने मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 40। तो ये कह रहा है कि भारत ने जल स्वच्छता और आरोग्यवास क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? भूटान, नेपाल, श्रीलंका या बांग्लादेश। तो देखिए भारत ने नेपाल के साथ जल स्वच्छता और आरोग्य क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। और इसका उद्देश्य ना दोनों देशों की आबादी के लिए स्वच्छ पेयजल और स्वच्छता तक बेहतर सुनिश्चित करना है।
तो ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो देखिए ये प्रैक्टिस सेट नंबर 17 था, नहीं 16 था, ठीक है। और आज की वीडियो हम लोग 13 से लेकर 17 तक कंप्लीट सॉल्व किए हैं। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने दे रहे हैं, और अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जरूर कर लीजिए, ताकि जब भी अगला वीडियो डाला जाए तो इसका नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाए। देखिए इसमें कुल टोटल 51 सेट हैं, ठीक है। तो जितना जल्दी हो सके अब इसको सॉल्व करना है, और करने मतलब अपनी तैयारी को जांचने का सबसे अच्छा यही तरीका होता है, जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट सॉल्व करें। तो इसी के क्रम में हम लोग भी अभी मतलब ये 17 था, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 4-5 ऐसे ही करके जल्दी जल्दी इसको ख़त्म कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही।